हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। तो आपका स्वागत है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में। और मैं हमेशा की तरह उम्मीद करूंगा कि आप सभी के सही बच्चे एकदम बढ़िया मजे में तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही जोरों शोरों से कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे। और मैं बता देता हूं, मैं भी एकदम बढ़िया हूं। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ बेटा डिस्कस करने वाला हूं सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग का रिवीजन टेस्ट पेपर, जिसे हम आरटीपी बोलते हैं, फॉर सितंबर 2024 अटेम्प्ट, जो इंस्टीट्यूट ने जस्ट कुछ दिन पहले रिलीज करा था। रिवीजन टेस्ट पेपर हमेशा करना बच्चे के लिए बेनिफिशियल होता है, बिकॉज इसके अंदर प्राइमरीली इंस्टीट्यूट जो करता है बेटा, हर चैप्टर का काफी हद तक एक एक क्वेश्चन डालते हैं फॉर द प्रैक्टिस ऑफ द स्टूडेंट्स। एंड काफी बार ऐसा देखा जाता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे एग्जामिनेशन के अंदर, वो आरटीपी से आपके पास में डायरेक्टली उठ के जाते हैं कि उसकी जैसे भी आ जाते हैं। बट बिफोर इवन आई स्टार्ट विद आरटीपी, आप देखेंगे काफी सारे क्वेश्चन जो है, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो ऑलरेडी जो बच्चे मेरे रेगुलर बैच में पढ़ रहे हैं, चाहे वो जून टर्म में पढ़े थे, चाहे वो सितंबर टर्म में पढ़े, वो उन्हें देखने को मिलेगा कि काफी सारे क्वेश्चन सिमिलर है जो हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके। बट फिर भी आप लोग को एक बार पूरे का पूरा आरटीपी बेटा गो थ्रू करना अनिवार्य है, कंपल्सरी है, मान के चलिए। बिकॉज तभी आप लोगों को क्या मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है फॉर योर एग्जामिनेशन। चलिए स्टार्ट करते बेटा इस आरटीपी की डिस्कशन को। सबसे पहले बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए, वो दिए गए हैं बेटा ट्रू फॉल्स से रिलेटेड। एंड ट्रू फॉल्स में यहाँ पे ए से लेके जे तक पॉइंट्स है। पेपर के अंदर भी कंपल्सरी क्वेश्चन का पार्ट ये बनते हैं। एंड जो है 6 ट्रू फॉल्स जनरली आते हैं 2-2 नंबर के। तो यहाँ पे सबसे पहले है, यहाँ पे लिखिए स्टेट विद रीजंस, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो रीजन देना कंपल्सरी होता है। सबसे पहला है एक्रूअल कॉन्सेप्ट इंप्लाइज अकाउंटिंग ऑन द कैश बेसिस। तो क्या एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब अकाउंटिंग कैश बेसिस? तो नहीं यार, दोनों अलग अलग है। एक्रूअल मतलब क्या होता है कि इनकम जब एक्रू हो रही है, खर्चा जब इंकर हो रहा है, तब किताब में डाल रहे हैं। भाई मैंने किसी को उधार पे सेल करी, क्रेडिट सेल, तो मैं डेटर टू सेल की एंट्री डालता हूं, तो अपनी इनकम रिकॉर्ड कर लेता हूं। मैंने बैंक में एफडी कराई, उसका जो इंटरेस्ट ईयर एंड तक बनेगा, तो मैं इनकम अपनी रिकॉर्ड कर लेता हूं ना, एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, चाहे मिला चाहे नहीं मिला। एम्प्लॉय ने काम किया तो सैलरी का खर्चा किताब में डाल दूंगा, चाहे हो सकता है पे ना करी हो, तो हम सैलरी टू आउटस्टैंडिंग से, तो वो है एक्रूअल बेसिस। ठीक है ना। जबकि कैश बेस क्या, जब पैसा आएगा तब इनकम, जब पैसा जाएगा तब खर्चा। तो दोनों अलग अलग बातें। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बेटा, फॉल्स हो जाएगी। स्टेटमेंट क्या फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। ठीक है जी। मैं आंसर आप लोगों के साथ में करता जाऊंगा। कुछ क्वेश्चन में जहां सॉल्विंग की जरूरत पड़ेगी मैं सॉल्विंग भी करूंगा। एक्रूअल कॉन्सेप्ट मींस अकाउंटिंग ऑन ड्यू और एक्रूअल बेसिस। इसमें रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट कब होते हैं, जब वो एक्रू होते हैं, इररिस्पेक्टिव की एक्चुअल में पैसा कब मिला या गया। तो आपको लिखना बेटा ऐसा नहीं होता कभी भी कि आपको यही एग्जैक्ट लैंग्वेज को रट्टा मारना है। यू जस्ट हैव टू एक्सप्रेस कि वो स्टेटमेंट क्या कह रही है। ठीक है ना, उसी को आपको बताना है। ठीक है। देन अगला है सेल्स बुक जो है, इट इज केप्ट टू रिकॉर्ड बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल। नहीं, सेल बुक में सिर्फ कौन सी सेल आती है, क्रेडिट सेल, जिस प्रोडक्ट में आप डील करते हैं, जिसमें आप ट्रेड करते हैं। जबकि कैश सेल तो कहां जाती है, कैश बुक में जाती है बेटा। तो सब्सिडरी बुक के अंदर में हम पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट अगेन फॉल्स हो गई। तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स। तो सेल्स बुक इज अ रजिस्टर जिसमें कौन सी सेल रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट सेल रिकॉर्ड होती है ऑफ द गुड्स जिसमें आप डील करते हैं। और कैश सेल तो कहां जाके एंटर होती है, वो तो कैश बुक में होती है, ना कि सेल बुक में। सो कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल, राइट टू द पॉइंट। आपके पास कुछ ऐसा नहीं कि कहानी लिखनी होती है। देन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसे हम बीआरएस बोलते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड टू अराइव एट द बैंक बैलेंस। तो बेटा बीआरएस इसलिए बनाई जाती है ताकि हम बैंक बैलेंस जान सके। अरे नहीं नहीं, बीआरएस इसलिए बनाई जाती है ताकि हम जो कैश बुक के अंदर जो बैंक कॉलम है उसको मैच कर सके विद द जो पासबुक का बैलेंस, और डिफरेंसेस जान सके कि दोनों में फर्क क्यों आ रहा है, इसलिए बीआरएस बनाई जाती है। तो फॉल्स अगेन। इट इज अ स्टेटमेंट टू रिकंसाइल एंड एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक एंड सेम एज पर दी बैंक स्टेटमेंट ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो ये उन दोनों को रिकंसाइल करने के लिए बनाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों। देन प्रोविजन फॉर बैड डेट इज डेबिटेड टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। बेटा हमेशा बताया, प्रोविजन फॉर बैड डेट कभी भी डेटर अकाउंट में नहीं जाता। वो तो बैलेंस शीट में चलो डेटर में से माइनस करके दो, बट वो डेटर अकाउंट में नहीं जाता। प्रोविजन की एंट्री हमेशा क्या होती है, पीएनएल टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, या एक्चुअल बैड डेट उससे एडजस्ट हो जाते हैं। बट वो कभी भी प्रोविजन अपने आप में कभी भी डेटर अकाउंट में जाती है, वो तो एक्चुअल बैड डेट जाते हैं। तो स्टेटमेंट अगेन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है जी। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है इज डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। तो वो डेबिटेड कहां होती है बेटा, डेबिट कहां होता है, पीएनएल में। तो एंट्री तो हमारी पीएनएल टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनती होती है ना। तो आप वो एंट्री लिख के दिखाना चाहते हो, लिख के दिखा सकते हो। और वो बैलेंस शीट में क्या दिखता है, या तो लायबिलिटी साइड में कि क्रेडिट बैलेंस होता है, या प्राइमरीली कौन सा फॉलो करते हैं, एसेट में से माइनस करके, डेटर में से माइनस करके। ठीक है ना। अगला है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इज अ मेथड ऑफ असर्टनिंग द इन्वेंट्री बाय टेकिंग एक्चुअल फिजिकल काउंटिंग। हाँ, तो इन्वेंट्री चैप्टर में हम 2 प्रकार के सिस्टम सीखते हैं, पीरियोडिक, एक परपेचुअल। परपेचुअल होता है कि जहां पे आप पूरा स्टोर लेजर वगैरह बना रहे हैं,
और पीरियोडिक होता है जहां हम गोडाउन में फिजिकल काउंट कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है, पीरियोडिक मींस फिजिकल काउंट, एक्चुअल फिजिकल काउंट लेते हैं पर्टिकुलर डेट पे। तो स्टेटमेंट इज ट्रू। पीरियोडिक में एक्चुअल फिजिकल काउंट ऑफ इन्वेंट्री इज टेकन ऑफ ऑल द इन्वेंट्री ऑन हैंड एट अ पर्टिकुलर डेट। तो पर्टिकुलर डेट पे इन्वेंट्री का काउंट लिया जाता है। देन डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ बिल इज अ गेन फॉर द ड्रॉई। तो बेटा रिटायरिंग ऑफ बिल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब ड्रॉई समय से पहले आके पैसे देता है तो हम उसे डिस्काउंट देते हैं, क्योंकि वो टाइम से पहले आके पैसे दे रहा है तो उसे डिस्काउंट मिलता है। वो उसके लिए फायदा हो गया ड्रॉई के लिए, ठीक है ना, उसको कम पैसे देने पड़े। और मेरे लिए ड्रॉर के लिए क्या होता है, इफेक्टिवली एक प्रकार का नुकसान हो जाता है वो जो डिस्काउंट है। तो ये बिल्कुल सही बात लिखी, हाँ ड्रॉई के लिए गेन होता है, तो बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट इज ट्रू। तो डिस्काउंट जो है वो गेन है फॉर द ड्रॉई एंड लॉस है फॉर द ड्रॉर। ठीक है जी। अगला, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर इज ऑफन नॉट प्रोवाइडेड इन कीपिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। बिल्कुल सही बात है भाई, हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाते हैं। कल को जब डेटर पैसे जो है हमारे पास टाइम से पहले देगा अगले साल, तो हम उसे थोड़ा सा डिस्काउंट दे देंगे, तो हम उसकी प्रोविजन बनाते भाई। फ्यूचर में नुकसान होने की संभावना, उसकी प्रोविजन आज बना दी। पर अब क्रेडिटर के केस में नहीं आता, क्योंकि आप ये नहीं कह रहे हो कि अगले साल जब मैं क्रेडिटर को पैसे दूंगा टाइम से पहले तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा। मैं ऐसा करता हूं, मैं आज ही उसकी प्रोविजन बनाता हूं और आज ही उम्मीद पे इनकम रिकॉर्ड कर लेता हूं। उम्मीद पे इनकम रिकॉर्ड नहीं होती। कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है, प्रोवाइड फॉर ऑल दी पॉसिबल लॉसेस, बट गेन तब तक रिकॉर्ड नहीं होगा जब तक वो आपके पास में रियलाइज नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो जब तक उसकी वर्चुअल सर्टेनिटी नहीं आती काइंड ऑफ, तो तब तक हम गेन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो यहां पे वही बात हो रही है कि यस, कि हम नहीं कर सकते अपने पास में, तो ट्रू। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म के हिसाब से प्रोविजन बनाई जाती है लॉसेस की इन द फ्यूचर। डिस्काउंट जो है ये इनकम है, तो इसकी प्रोविजन नहीं बनती है, प्रोविजन इज नॉट मेंटेन्ड, ठीक है ना। अगला, पार्टनर्स शेयर कर सकते हैं प्रॉफिट लॉसेस को अपनी कैपिटल रेशियो में अगर एग्रीमेंट नहीं है। नहीं, पार्टनरशिप क्या बोलता है, अगर डीड नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, तो किसमें शेयर करते बेटा, प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। तो स्टेटमेंट फॉल्स होगी। तो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से इन एब्सेंस ऑफ अगर एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, प्रॉफिट लॉसेस किसमें होता है बेटा, इक्वली शेयर होता है, ना कि इन द कैपिटल रेशियो, ठीक है ना। दोनों कैपिटल एंड रेवेन्यू एंड कैपिटल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सही बात है, मैंने फिक्स एसेट खरीदा, मैं वो भी डालूंगा रिसीट पेमेंट में, मेरी जेब से पैसा जा रहा है। मैंने सैलरी पे करी, वो भी जा रहा है। मैंने फिक्स एसेट बेचा, वो भी आएगा। मैंने लोन लिया, वो भी आएगा। सब्सक्रिप्शन की इनकम, आपके पैसे मिले, वो भी है। कितना पैसा है, कितना पैसा है, जिस मर्जी नेचर का रिसीट पेमेंट आएगा। वो तो इनकम एक्सपेंडिचर में कि सिर्फ रेवेन्यू खर्चे जाते हैं, क्योंकि कैपिटल वाली ट्रांजेक्शन बैलेंस शीट में दिख जाती है काइंड ऑफ, ठीक है ना। तो ये तो वो इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट का, रिसीट पेमेंट में कितना पैसा है, कितना पैसा क्या, वो हो जाता है। तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, सही बात है। तो स्टेटमेंट इज ट्रू। सारे रिसीट पेमेंट चाहे वो रेवेन्यू है कैपिटल नेचर की, वो इंक्लूड करी जाती है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, ठीक है ना। और लास्ट है, फिक्स चार्ज जनरली कवर करता है ऑल एसेट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग फ्यूचर फंड। कौन से चैप्टर का है सर, इश्यू ऑफ डिवेंचर का। वहां बात करते हैं कि फिक्स चार्ज होते हैं, फ्लोटिंग चार्ज होते हैं सिक्योर्ड डिवेंचर्स के अंडर में, और एक अनसिक्योर्ड होते हैं। तो हम चार्ज क्रिएट करते हैं, तो बेटा फिक्स चार्ज क्रिएट किया जाता है ऑन दी स्पेसिफिक एसेट, प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग। तो उसमें हम एसेट तब तक नहीं बेच सकते विदाउट द परमिशन ऑफ डिवेंचर होल्डर, और जो पैसा आता है वो पहले उनकी लायबिलिटी को मीट किया जाता है। दूसरा होता है फ्लोटिंग चार्ज, जो कवर करता है ऑल दी एसेट्स प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर, स्टॉक, डेटर वगैरह। तो ये जो लिखा हुआ है, ये किसका लिखा हुआ है, फ्लोटिंग चार्ज की डेफिनेशन लिखी है। फिक्स चार्ज जो होता है ऑन दी स्पेसिफिक एसेट होता है, ठीक है ना। तो फिक्स चार्ज इज अ मॉर्गेज ऑन दी स्पेसिफिक एसेट, फ्लोटिंग चार्ज जनरली कवर सारे एसेट्स को इंक्लूडिंग द फ्यूचर वन, ठीक है जी। तो ये वाला हमारा पॉइंट कवर हो जाएगा। सारे ट्रू फॉल्स हमारे ऑलरेडी पहले भी नोट्स में कवर थे। अगला आ रहा है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के चैप्टर का बेटा क्वेश्चन जो आ रहा है हमारे पास, और एक जनरल है, कैश और मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बता दीजिए। तो कैश मतलब मैं जैसा भी आपको बताया था, कितना पैसा है, कितना गया, वो हमारा खर्चा इनकम। मर्केंटाइल इज एक्रूअल बेसिस, जो इनकम एक्रू हो रही है, जो खर्चा एक्रू हो रहा है, इनकर हो रहा है, वो रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कंपल्सन नहीं होता, कभी भी आपको दो के बीच में मांगता है तो आपको कॉलमनर फॉर्म में बनाना है, डिस्टिंग्विश भी लिखा हो, इंडिविजुअली चाहे आप एक्सप्लेन कर दीजिए। तो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम जहां पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है ओनली जब कैश आया या गया। इन कैश सिस्टम एंट्रीज आर मेड ओनली जब द कैश इज रिसीव्ड और पेड, नो एंट्री बिंग मेड व्हेन अ पेमेंट और रिसीट इज मेयरली ड्यू। तो अब एक जनरल से मैं तो बोलता हूँ ऐसे केस के अंदर में इंग्लिश कई बार क्या होता है हमारी बहुत अच्छी होती है, हाई फाई होती है, हम कई बार एक्सप्रेस नहीं कर पाते हम कहना क्या चाहते हैं, पता होता है। ऐसे केस में कहता है छोटा सा एग्जाम्पल बना दो, लेट से कि पूरे साल के अंदर में 12 महीने के अंदर में एम्प्लॉइज ने काम किया 12 महीने, सैलरी है 10,000 पर मंथ के हिसाब से, तो खर्चा कितना बनता है 1,20,000। हमने पे ही 11 मंथ्स की करी है, लेट से 1,10,000 जो पे करी बनती है 120, पे करे 110। तो कैश बेस के अंदर में क्या होगा, जितना पे किया वही खर्चा है 110। एक्रूअल में क्या होगा, पूरा 120 होगा। तो ऐसा क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल बना के एंट्री लिख देते हैं तो एग्जामिनर को क्लियर हो जाता है। तो क्या आपको उसका मतलब पता है, तो काफी बार आप उसका यूज कर सकते हैं।
कैश सिस्टम नॉर्मली फॉलो करते हैं जैसे प्रोफेशनल्स हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए या नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गई, तो ये कैश सिस्टम आ गया। ऑन दी अदर हैंड जो मर्केंटाइल सिस्टम है बेटा, वो है सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग समराइजिंग ट्रांजेक्शन टू एसेट, लायबिलिटीज, इक्विटी, कॉस्ट, रेवेन्यू एंड रिकॉर्डिंग देयर ऑफ। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है जब आपके पास में लायबिलिटी क्रिएट हो रही है और एसेट आपके पास क्रिएट हो रहा है। रिकॉर्ड बनाया जाता है जो आपका ड्यू होता है, चाहे पैसे आए चाहे पैसे नहीं आए, तो जनरली फॉलो किया जाता है बाय द बिजनेस एंटिटी। तो और इवन अगर हम बोले कंपनीज के लिए तो मैंडेटरी है बेटा कि उन्हें एक्रूअल बेसिस फॉलो करना आवश्यक है, मतलब उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं, बाकी उनके पास तो चलो ऑप्शन है, ठीक है, कंपनी के तो मैंडेटरी एक्रूअल के हिसाब से किताबें बनाना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आ रहा है बेटा आपका क्वेश्चन अबाउट द टॉपिक ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस में से जर्नल एंट्री से। तो कह रहे हैं जी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज डालनी है इन द बुक्स ऑफ द केवल। सबसे पहला है चेक अमाउंटिंग ₹9,000 फ्रॉम हरि कृष्ण इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 10,000। तो हमें चेक मिला है एक प्रकार से हरि कृष्ण से, उससे लेने थे 10,000, तो मेरा एक प्रकार से डेटर है हरि कृष्ण 10,000, पर वो मेरे को चेक कितने का दे रहा है 9,000 का, तो बाकी 1,000 का मैंने उसके दिए थे डिस्काउंट। तो मैं एंट्री का डाल दूंगा बैंक डिस्काउंट अलाउड टू हरि कृष्ण। तो बेटा बैंक में आपके पास डेबिट हो जाएगा कितना, जितने का चेक है 9,000, बाकी डिस्काउंट अलाउड हो गया 1,000 और टू हरि कृष्ण का अकाउंट क्लोज हो गया 10,000। वैसे अगर बैंक में अगर करेक्ट वे में जाऊं तो बैंक बेटा उस दिन डेबिट होता है जिस दिन हम चेक बैंक में जाके डिपॉजिट कराते हैं। देखो अगर तो सेम डे तो हम बैंक की डेबिट कर देते हैं, अगर जिस दिन मिल रहा है और बाद में डिपॉजिट कराते हैं हम जल्दी भी यूज आप चेक इन हैंड के अकाउंट को यूज कर लेते हैं। आप कई बार तो इंस्टीट्यूट बोलता है आप कैश को डेबिट कर दीजिए और बाद में कॉन्ट्रा एंट्री डाल दीजिए, बट फिर भी आप इस केस में आप बैंक लिख देंगे, मतलब हम ये मान रहे हैं सेम डे डिपॉजिट हो गया, वो है एक टेक्निकल एस्पेक्ट कि भाई सही मायने में क्या है, तो हम डिपॉजिट करने वाले दिन बैंक को डेबिट करते हैं, तो हम ये मान रहे हैं भाई कुछ नहीं बोल रहा तो सेम डे डिपॉजिट हो रहा है तो बैंक को ही डेबिट कर दिया, ठीक है ना, तो वो आ जाएगा। फिर अगला आ गया विड्रॉ करे पर्सनल यूज के लिए, घर लेके जा रहे कुछ गुड्स जिनकी सेल प्राइस 8 है पर कॉस्ट 6 है और कैश 1,000। तो बेटा ड्राइंग्स, फ्री सैंपल्स, एडवर्टीजमेंट, सेल प्रमोशन, ऐसी चीजें हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड करी जाती है, तो सेल प्राइस का कोई लेना देना, इसमें प्रॉफिट की बात नहीं आती। तो ड्राइंग्स जो आपके पास आ रही है वो 2 है, कुछ गुड्स लेके जा रहे हैं जिससे परचेज कम हो जाएगी वो 6,000 से, और कुछ कैश लेके जा रहे हैं, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी 7,000। तो ड्राइंग्स डेबिट हो जाएगी कितने से 7,000 से, जितने के गुड्स लेके गया 2 परचेजेस हो गया, और जितना कैश लेके गया 2 कैश आ गया 1,000 का। तो आपने 2 एंट्री डालनी है, अब 2 डाल दो, ड्राइंग टू परचेज, ड्राइंग टू कैश, ये आप कंबाइंड डाल दीजिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। अगला आ गया गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 जिसकी सेल प्राइस है 4,000, उसे डिस्ट्रीब्यूट किया फ्री सैंपल्स, तो अगेन सेल प्राइस हैज नो रोल, आपका जो कॉस्ट है उस पर आएगा, तो फ्री सैंपल्स एडवर्टीजमेंट आप उसको डेबिट कर देंगे 2 परचेजेस, तो अगेन आपका फ्री सैंपल्स आ गया, सेल प्रमोशन आ गया, 2 परचेजेस 3,000। नरेशंस आर वेरी सिंपल कि बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल्स, वो जो दे रहा पॉइंट है आपको पूरी वैल्यू वगैरह नरेशन में लिखनी, बस वो नरेशन होनी चाहिए बस, ठीक है ना, फॉर्मेट में आप बना दीजिए बस इतना सा है। कमीशन मिली 10,000 की, हाफ ऑफ विच डज नॉट रिलेट ऑफ द करंट ईयर एंड इज रिसीव्ड इन एडवांस। तो हमें 10,000 की कमीशन मिली जिसमें से आधी इस साल की है, आधी अगले की मिल गई, तो जो अगले साल की इस साल मिल गई वो क्या होती है बेटा प्री रिसीव्ड, और बाद में लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है। तो एक्चुअल जो इनकम है वो तो 5 ही है, बाकी आधी जो है वो तो अगले साल की है, तो हम एक एंट्री भी डाल सकते हैं 2 भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने देखते हैं कैसे किया, तो इन्होंने बेटा 2 में तोड़ा है, जैसे पहले जितनी कमीशन मिली बैंक टू कमीशन 10 दिखा दिया, ठीक है ना। अब इस कमीशन जो 10,000 से क्रेडिट किया उसमें आधी कौन सी प्री रिसीव्ड है, तो अगली एंट्री डाल दी कमीशन टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस या प्री रिसीव्ड, प्रीपेड नहीं प्री रिसीव्ड मिली है, प्री रिसीव्ड है 5,000। आप एक एंट्री भी डाल सकते थे, तो एक एंट्री क्या होती बेटा, एक एंट्री सिंपल होनी थी बैंक 10,000 टू कमीशन 5,000 और टू प्री रिसीव्ड कमीशन या एडवांस कमीशन। तो इसमें से क्या होगा, जो आपका कमीशन अकाउंट है 5,000 वो चला जाएगा पीएनएल में इनकम के तौर पे, और जो प्री रिसीव्ड है वो लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, ठीक है ना। देन लास्ट है एक सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी है जवाहर इंडस्ट्रीज से 3 लाख, प्लस उस पर CGST SGST 6% ईच लग रहा है, पे किया 1 लाख तो इमीडिएटली चेक से, और बाकी हम देंगे 2 महीने के बाद, तो बाकी उधारी हो गई। अब मशीनरी जो है बेटा जब वो GST बोल रहा है कुछ नहीं बोल रहा, तो हमारे लिए हमारे को उसका क्रेडिट मिल रहा है तो अलग से दिखेगा, वो मेरा इनपुट हो गया। तो मशीनरी जो डेबिट होगी वो कितने से होगी 3 लाख से होगी, ठीक है ना।
जितना इनपुट आपका क्या है सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% है, तो वो हमेशा किस पे लगना है, जो हमारी वैल्यू ऑफ दी आपकी आइटम है। तो ये 3-3 लाख का ही 6% आपके पास में लगेगा। टू जितना हमने कैश पे किया, मतलब चेक दिया एक्चुअली, तो टू चेक दिया तो फिर वो बैंक में आ गया, और बाकी आपका ज्वार इंडस्ट्री जो देना बाकी है बैलेंसिंग फिगर। तो हमने टोटल में 336 देने थे, 336 में से हमने 1 लाख तो आज उसको चेक दे ही दिया। तो टू बैंक आ गया, और बाकी आ गया टू ज्वार इंडस्ट्रीज जितना देना बाकी है, क्योंकि 2 महीने बाद देंगे, तो 2 महीने बाद जाके जब मान लो चेक देंगे तब एंट्री डलेगी ज्वार इंडस्ट्रीज टू बैंक, ठीक है ना। तो वो बात आ गई। देन अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा हमारा कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, फिर बाद में थोड़े बड़े चैप्टर्स के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है ना। कहते हैं क्लासिफाई कर दीजिए इन खर्चों को एज कैपिटल या रेवेन्यू खर्चा। तो कैपिटल या रेवेन्यू खर्चे में से बताना है कौन सा है। तो सबसे पहले कहता है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डायरेक्टर के फॉर द ट्रिप अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट खरीदने के लिए डायरेक्टर जा रहा है बेटा बाहर, तो फिक्स एसेट के एक्वायर करने से रिलेटेड जो भी खर्चा एक प्रकार से आ रहा है, जब तक वो रेडी टू यूज नहीं होता तो वो उसी की कॉस्ट में ऐड होता है, तो एक कैपिटल खर्चा कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, कैपिटल खर्चा कहलाया जाएगा। तो आपने सिंपल बस बताना है, रीजन नहीं देना यहाँ पे कोई, ठीक है ना। फिर अगला अमाउंट स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस। बेटा इसमें इंस्टीट्यूट ने अलग अलग समय पे अलग अलग आंसर दिए, क्योंकि इसमें डिपेंड करता है आपने कोई खर्चा ऐसा किया जिससे आपके वर्किंग एक्सपेंसेस जो है बेनिफिट मिलने जा रहा है। तो इसमें हम ये बोलते हैं अगर तो वो जो बेनिफिट है वो शॉर्ट टर्म पीरियड में अराइव हो रहा है, मतलब हमें मिलेगा जो शॉर्ट टर्म मिलेगा, पीरियड के अंदर बेनिफिट मिलेगा, तो वो रेवेन्यू हो गया। बट अगर उसका फायदा लंबे समय के लिए मिलना है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलना है, तो वो कैपिटल खर्चा है जो आज मैं खर्चा कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल खर्चा इफ लॉन्ग टर्म बेनिफिट, तो वो साथ में ना हमेशा लिख दिया करो, क्योंकि इसमें 2 वेज आंसर बन जाता है। कई बार तो क्वेश्चन में खुद ही लिख देता है कि बेनिफिट शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, नहीं है तो आप उसके अकॉर्डिंगली आंसर लिख दें, और आप रेवेन्यू खर्चा अगर शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, ठीक है ना। अगला रिमूवल ऑफ स्टॉक टू वन साइट न्यू साइट, मतलब आपने स्टॉक एक जगह से उठा के दूसरी जगह लिखा, अरे भाई वो तो रेवेन्यू खर्चा ही आपका, कोई हम आपका कैपिटल एसेट खरीदने बनाने से रिलेटेड तो कोई बात ही नहीं हो रही, ठीक है ना। फिर कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स ऑन दी सेकंड हैंड कार परचेज टू ब्रिंग देम इनटू द वर्किंग कंडीशन। बेटा सेकंड हैंड अगर कोई एसेट खरीदते हो, मशीनरी है, कार है, जो भी, तो उस पर फर्स्ट टाइम जो उसे ठीक करने के लिए वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए खर्चा वो उसी में ऐड होगा, क्योंकि उसके बिना तो वो रेडी टू यूज नहीं आएगा ना, तो वो खर्चा उसी में ऐड किया जाता है, तो वो अल्टीमेटली कैपिटलाइज ही होता है, मतलब वो उसकी कॉस्ट में ही ऐड होता है, तो ये कैपिटल खर्चा कहलाया जाता है। However, मान लो अगर कोई मैंने नई मशीनरी खरीदी, तो नई मशीनरी के फर्स्ट टाइम खरीद रहा हूं, तो उसका खरीदने का खर्चा तो एक बार के लिए सारा कैपिटल होगा, पर मान लो 2 महीने बाद ही थोड़ा सा रिपेयर कराना पड़ेगा उसको, 2 महीने बाद खरीदने के, तो वो रेवेन्यू होता है। ये सेकेंड हैंड एसेट खरीद रहा हूं और उस समय रिपेयर का खर्चा कर रहा हूं ताकि वो ठीक हो जाए, भाई इस्तेमाल करने लायक तो हो जाए, तो वो उसी की कॉस्ट में होगा, क्योंकि सेकेंड हैंड एसेट खरीदा। फिर अमाउंट स्पेंड किया रिन्यूअल फी ऑफ द पेटेंट राइट्स। बेटा रिन्यूअल फी है, क्योंकि होता क्या, पेटेंट वगैरह कराते हो तो उसमें टाइम लिमिट्स होती है, जैसे 2 साल 5 साल 10 साल आप कितने, तो उसके बाद आप रिन्यूअल फी जो दे रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली एक रेवेन्यू खर्चा है, वो तो आपका हर साल का एक प्रकार से है, जैसे भी रिन्यूअल फी बैठ रही है कितने सालों के हिसाब से है, तो वो रिन्यूअल फी इज रेवेन्यू खर्चा, वो उसके खरीदने से रिलेटेड नहीं है, वो रिन्यूअल फीस है, ठीक है ना। देन अगला आ गया बेटा टॉपिक हमारा कैश बुक। अब यहां पर मैं कैश बुक से रिलेटेड आ रहा है, जहां कैश बुक बनाने को आपको क्वेश्चन बोलेगा तो वगैरह ट्रिपल कॉलम कैश बुक बना दीजिए फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस राम एजेंसीज की, और बैलेंस फिर अगले महीने का कैरी फॉरवर्ड करके दिखा देना, तो जो बैलेंस आएगा उसे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके दिखा देना। तो बेटा ट्रिपल कॉलम कैश बुक की जब बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, कॉलम्स उस हिसाब से बनाने होते हैं जहां पर में देखेंगे, तो कैश बुक जो बन रही है इसमें कॉलम्स कैसे आ रहे हैं, देखो डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो प्लीज बना के दिखा दिया करें, क्योंकि यहाँ पे तो रेलिवेंस आता है कॉन्ट्रा एंट्री का। फिर डिस्काउंट है, कैश है, बैंक है, आप कैश बैंक आगे पीछे कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। डिस्काउंट का तो हम जनरली पहले ही रख लेते हैं, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है डिस्काउंट अलाउड को, और ये साइड में क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्काउंट रिसीव्ड को। डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डिस्काउंट रिसीव्ड कैश और बैंक, डेबिट और क्रेडिट साइड आपके पास आ जाएगी। अब हम एक एक करके चीजें देखते हैं, डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बेटा हमारे पास, सबसे पहले ओपनिंग में 1 मार्च को कितना कैश पड़ा है, 30,000 है, और कितना बैंक का बैलेंस है, 120 है। तो ये ओपनिंग बैलेंस है, ब्रॉड डाउन हो गया 30 एंड 120, तो ये आ जाएगा सिंपल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, 1 मार्च को 30 कैश में, बैंक में 120, सिंपल। एक एक करके सारी ट्रांजेक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। फिर पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक का मतलब है बैंक में डिपॉजिट कराया, तो कॉन्ट्रा एंट्री है, जब बैंक में डिपॉजिट कराया तो एंट्री क्या बनी, बैंक टू कैश, बैंक टू कैश 10,000, तो बैंक आपका डेबिट हो रहा है 2 मार्च को, यहाँ पे टू कैश आ गया, और आपका कैश कम हो रहा है तो यहाँ बाय बैंक आ गया,
और साथ में क्या लिख देते बेटा हम लोग, कॉन्ट्रा एंट्री के लिए सी डाल देते। इट एक्चुअली मीन्स कि ये एंट्री का दोनों एस्पेक्ट्स यहीं आगे, अब ये कंप्लीट हो गया, इसका कुछ आगे नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो दैट आपका रिफ्लेक्ट्स दी कॉन्ट्रा एंट्री कि इसके दोनों एस्पेक्ट यहीं पे कंप्लीट हो गया, क्योंकि एक कॉलम बैंक वाला बढ़ गया और कैश वाला कम हो गया, एंट्री बनी बैंक टू कैश, ठीक है ना। जब भी डिपॉजिट करा रहे हो, जब भी विड्रॉ करोगे ये आ जाएगा, ठीक है ना। फिर अगला कहता है फर्नीचर खरीदा और उसके लिए चेक दिया, तो एंट्री क्या बनी बेटा 5 मार्च को, फर्नीचर टू बैंक, क्योंकि खरीद रहे फर्नीचर तो मेरा एसेट आ रहा है, रियल अकाउंट है तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, टू आपके पास बैंक क्योंकि आपके चेक दिया है, तो फर्नीचर टू बैंक है तो बाय फर्नीचर आ जाएगा 5 मार्च को, बाय फर्नीचर बैंक कॉलम में आएगा। प्लीज इसमें ध्यान क्या रखना होता है, बच्चा जल्दबाजी में क्या गलती करता है, वो कैश कॉलम की चीज बैंक में डाल देता है, बैंक वाली कैश में डाल देता है, बस वो थोड़ा सा ध्यान रखना, तो वो बैंक कॉलम में आ रहा है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन आसान है, परचेज गुड्स फॉर कैश 8 तारीख को 5,000 के, फिर नगद में गुड्स खरीदे है कैश में, तो एंट्री क्या बनी, परचेज टू कैश, परचेज टू कैश 5,000, तो बाय परचेज आपके पास आ गया 8 मार्च को, कैश कॉलम में आ गया, कैश कम हो गया 8,000 से, ठीक है ना। फिर अगला रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन 9800 और उसे डिस्काउंट भी दिया 200 का, तो एंट्री क्या बनी बेटा, कैश 9800, डिस्काउंट भी अलाउ किया 200 का, टू मोहन 10,000 से कम हो जाएगा, तो कैश कॉलम में आएगा 9800, डिस्काउंट अलाउड कॉलम में आएगा 200, तो 12 मार्च को आ रहा है, तो टू मोहन डिस्काउंट अलाउड के कॉलम में 200 और कैश मिला तो 9800, सिंपल। तो वो बड़ा आपके पास इजी तरीके से चल रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला है कैश सेल हुई 50,000 की, तो कैश सेल की एंट्री क्या होती है, कैश टू सेल्स, कैश टू सेल्स, ठीक है ना। तो सिंपल 50,000 कैश आपके पास 14 मार्च को टू सेल्स आ गया, कैश कॉलम बढ़ गया 50,000, ठीक है जी। फिर पेड टू लता बाय चेक 16 मार्च को आपका 14,500 हमें डिस्काउंट भी मिला 500 का, तो एंट्री हो रही है लता डेबिट टू बैंक 14,500 टू डिस्काउंट रिसीव 500, तो लता का बैलेंस कम हो रहा है, लता हमारी क्रेडिटर हो गई 16 मार्च, बाय लता, डिस्काउंट रिसीव में आ गया 500, इतने का हमें डिस्काउंट मिला, और जो चेक दिया वो बैंक कॉलम कम हो गया 14,500, क्योंकि इतने का हमने चेक दिया है, ठीक है ना। देन आगे देखते हैं पेड इनटू बैंक अगेन 5,000, तो कॉन्ट्रा एंट्री, ये भी क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है, ये पहले भी एक कॉन्ट्रा एंट्री आई थी, ठीक है ना, विच इज पेड इनटू बैंक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बैंक टू कैश, बैंक टू कैश, तो 19 मार्च को टू कैश कॉन्ट्रा एंट्री का 5,000, और इधर बाय बैंक आ गया, बैंक कॉल आपका कैश कम हो गया, कैश कम हो गया और बैंक आपका बढ़ गया, तो ये एक्चुअली मैं कॉलम लिख देता हूँ, ये कैश का था, ये बैंक का था बेटा, ये कैश का है और ये बैंक का है, ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, ठीक है ना, कंफ्यूजन ना हो। डिस्काउंट वाला अगर आएगा तो वैसे तो अभी एक आधा ही और आना है, तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ज़्यादा, ठीक है। फिर अगला क्या है, विड्रॉ किया बैंक से फॉर द प्राइवेट एक्सपेंसेस, बेटा प्राइवेट मीन्स पर्सनल, तो बैंक से जो पैसे निकाल रहे हो पर्सनल, तो ड्राइंग्स हो गई, ड्राइंग्स होगी, तो इट इज नॉट अ कॉन्ट्रा एंट्री, इट इज ड्राइंग्स टू बैंक, नॉर्मल बिजनेस पर्पज का तो कैश टू बैंक कॉन्ट्रा होता है, ये आपका प्राइवेट एक्सपेंसेस के लिए, तो ड्राइंग्स टू बैंक हो गया, तो बाय ड्राइंग्स आ गया 23 मार्च को 6,000, ठीक है जी, बाय ड्राइंग बैंक कम हो गया 6,000। अगला चेक मिला गुप्ता से 14,300 का और उसे डिस्काउंट भी दिया 200 का, बेटा अगर किसी से चेक मिलता है और वो आप ये देख लिया करें, वो आगे जाके बोलता है फिर मैं डिपॉजिट कराया, सेम डे डिपॉजिट कराता तो मैं उसी समय बैंक को डेबिट कर देता, अगर सेम डे नहीं कराता तो हम उस केस में कैश को डेबिट कर देते, या आप चेक इन हैंड बोल सकते, जनरली हमारा इंस्टीट्यूट हमेशा कैश बोल देते ताकि वो यहाँ दिख जाए, वरना वो दिखेगा नहीं, क्योंकि हम चेक इन हैंड अकाउंट थोड़ा ना बना रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या है, यहाँ पे उसे वो कैश कॉलम में दिखा देगा, क्योंकि हम इसे डिपॉजिट कब करा रहे, देखो आगे जाके डिपॉजिट करा रहे हैं बैंक में 26 तारीख को, तो उस दिन हम कॉन्ट्रा डाल देंगे, तो आज वो मेरे लिए कैश के रूप में है, जो चेक पड़ा है मेरे पास गुल्लक में मेरे, वो अल्टीमेटली जो है वो आपके पास में क्या है, वो कैश को रिप्रेजेंट कर रहा, ठीक है ना, वो चेक है कैश को रिप्रेजेंट, बाद में जब हम डिपॉजिट करेंगे तो कॉन्ट्रा बन जाएगा। तो अभी के लिए वो यहाँ पे आ जाएगा टू गुप्ता 24 मार्च को, वो डिस्काउंट आ गया और इतने का कैश में आ गया, और जब मैंने जाके 26 तारीख को डिपॉजिट कराया तो वो कॉन्ट्रा एंट्री होगी आपके पास में 14,300 की बैंक टू कैश, तो देखिए बैंक आपके पास में बढ़ गया और यहाँ पे कैश आपका कम हो गया, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई जिस दिन डिपॉजिट, तो हम यहाँ पे इसको क्या दिखाते हैं, कैश, और यहाँ पे जाके जब डिपॉजिट कराए तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी, ठीक है ना, ये कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी जिस दिन डिपॉजिट करा रहा हूँ। चेक इन हैंड यूज करोगे तो फिर वो चेक इन हैंड को ही क्रेडिट होता है, तो फिर उस केस में आपके पास क्या होगा, फिर वो कैश कॉलम में आएगा ही नहीं, कैश कॉलम में ना आया पहले ना बाद में डिपॉजिट के समय, अभी क्या हो रहा है, वो अभी भी डल के क्या हो जाता है, वो आपका कैंसिल हो जाता है, तो 14,300 यहाँ डाला 14,300 यहाँ डाला तो खत्म तो हो ही गया ना, अल्टीमेटली तो बैंक में ही जा रहा है ना, बैंक ही बढ़ रहा है, और वो अलग अलग डेट्स पे है।
अगला है कैश विड्रॉ किया बैंक से फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस, तो ये भी कॉन्ट्रा आ गया, निकाला है, तो कैश टू बैंक हो गई एंट्री अब 28 तारीख को। तो कैश टू बैंक है, कैश बढ़ गया और यहाँ पे बैंक आपका कम हो गया 28 तारीख को। फिर है पेड रेंट बाय चेक, रेंट पे किया चेक से 8,000 का, तो रेंट टू बैंक आ जाएगा, तो बाय रेंट आ गया सिंपली 30 मार्च को 8,000। फाइनली जब आप क्लोज करेंगे तो बेटा आप चेक कर लेंगे बैलेंसेस आपके इतने इतने आ रहे हैं 89,800 और 85,800। डिस्काउंट को तो सिर्फ टोटल ही करना होता है, उसका कोई बैलेंस नहीं निकालते। सिंस क्वेश्चन ने स्पेशली बोला था कि आप कैरी फॉरवर्ड करके दिखाओ, तो बेटा आप अगले महीने 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके दिखा सकते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे जैसे 89,800 इस कॉलम का है और 85,800 इस कॉलम का, तो आप वो करके दिखा दीजिए। वो बोल रहा था आपको कि आप बता दीजिए अगले महीने कितना कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो आप वो करके टू बैलेंस बीडी करके 1 अप्रैल करके दिखा दीजिए, ठीक है ना। नहीं भी दिखाएंगे तो भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे, बट बेटर है कि आप दिखा दीजिए, ठीक है ना, जब वो बोल रहा है आपको। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। अगला आ गया गलतियों को सुधारना है, गलतियों को ठीक करना है जी। चलिए, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जर्नल एंट्रीज डालनी है टू रेक्टिफाई दी एरर्स जो आपके पास हुए थे ट्रायल बैलेंस को बनाते समय। तो हमें जर्नल एंट्रीज डालनी है गलतियों को ठीक करने के लिए। सबसे पहला क्या है, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। तो बेटा हमने बिल्डिंग के लिए वेजेस पे करी, जो मजदूर को पैसे दिए, ठीक है ना, लेबर को, तो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। हमने क्या किया, उसे वेजेस कर दिया, तो हमें एंट्री डालनी थी बिल्डिंग टू बैंक, जो भी है कैश, हमने डाल दी वेजेस टू कैश। तो ठीक कैसे करेंगे, बिल्डिंग टू वेजेस। तो आपकी करेक्ट एंट्री क्या आ गई, बिल्डिंग टू वेजेस 20,000। और नीचे नरेशन में लिखा बीइंग करेक्शन ऑफ रॉन्ग डेबिट इन वेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो यही है कि जो भी आपने गलती करी बीइंग आपके पास जो है नाउ रेक्टिफाइड। तो बीइंग वेजेस फॉर ऑफिस बिल्डिंग रॉन्गली डेबिटेड टू आपका वेजेस अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड, या नाउ डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है ना। फिर अगला है क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ₹1200 टू रमेश हैज बीन रॉन्गली पास टू द परचेज बुक। प्लीज किताब अलग है, सेल करी तो एंट्री होनी थी सेल बुक में जानी चाहिए थी, सेल बुक में एंट्री डालती तो बेटा एंट्री होती रमेश टू सेल। हमने परचेज बुक में एंट्री डाल दी, तो परचेज बुक से हमारी एंट्री क्या पहुंच गई, परचेज टू रमेश। तो रमेश को जो डेबिट करना तो क्रेडिट हो गया। अब इसमें अगर स्पेशली बोलता कि रमेश के अकाउंट को ठीक किया फिर बात अलग थी। अब यहाँ पे क्या है, रमेश ही गलत हो रहा है, तो ये सही है, ये गलत कर दी, तो ठीक कैसे करेंगे, रमेश आपका डेबिट हो जाएगा डबल से, 1200 से उसे डेबिट करना था, 1200 से उसे क्रेडिट कर दिया। परचेज को गलती से डेबिट कर दिया तो वो क्रेडिट, और जो सेल को क्रेडिट करना है उसे करो क्रेडिट। भाई परचेज डेबिट कर दिया तो परचेज को करो क्रेडिट, सेल को तो करना ही क्रेडिट है तो उसे तो क्रेडिट करो। और रमेश का जो गलती से क्रेडिट कर दिया, डेबिट करना था, तो वो आपके डबल आ गया, ठीक है ना। तो रमेश टू परचेज टू सेल हो गया। अगला है अमाउंट ऑफ 2,000 ड्यू फ्रॉम महेश चंद विच हैड बिन रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट, बैड डेबिट नहीं बैड डेट, इन द प्रीवियस ईयर वॉज अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड। तो हमने पिछले साल में उसको बैड डेट रिकॉर्ड किया था, आज वो पैसे हमें दे रहा है, आज वो पैसे दे रहा है, और वो हमने उसके पर्सनल अकाउंट में डाल दिया महेश चंद में। तो हमें एंट्री डालनी थी कैश टू बैड डेट रिकवर्ड, हमने डाल दिया कैश टू महेश चंद, हमने उसके पर्सनल अकाउंट में ले गए। भैया जब हमने उससे बैड डेट डाला था तब हमने महेश चंद कम कर लिया था, सेल करी थी तब उसे डेबिट किया होगा, वो तो कैंसिल हो गया। आज जब मिल रहा है तो मेरा फायदा है प्योर, मैं सीधा कैश टू बैड डेट रिकवर्ड डालूंगा। मैंने क्या डाला, कैश टू महेश चंद। तो ठीक कैसे करेंगे, महेश चंद टू बैड डेट रिकवर्ड, महेश चंद टू बैड डेट रिकवर्ड। क्योंकि एंट्री क्या डालनी थी, कैश टू बैड डेट रिकवर्ड, डाली क्या हमने कैश टू महेश चंद, क्योंकि उसने बोला पर्सनल अकाउंट में डाल दी, ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है, गुड्स जिनकी कॉस्ट कितनी है 15,000, सेल प्राइस 16 है, उन्हें फ्री सैंपल्स के तौर पे बांटा है प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को, वर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। तो हमने फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री नहीं डाली। तो इसमें बेटा हमेशा कॉस्ट पे आता है, सेल प्राइस का लेना देना होता तो एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन हो गया। तो एंट्री क्या होगी, फ्री सैंपल्स या सेल प्रमोशन टू परचेज, ठीक है ना। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस या सेल्स प्रमोशन या फ्री सैंपल्स 15,000 कॉस्ट है ना, तो 15,000 से डेबिट होगा टू परचेजेस 15,000, सिंपल एंट्री। पहले भी आया था जनरल एंट्री वाले में भी सेम ऐसा पॉइंट, ठीक है ना। फिर गुड्स वर्थ 1,500 रिटर्न बाय रितु हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। तो रितु ने हमें वापसी करी गुड्स की, तो ये सेल रिटर्न होगी या रिटर्न इनवर्ड कह दीजिए। तो ऑटोमेटिकली वो एंट्री डलेगी सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड टू रितु। तो रिटर्न इनवर्ड या सेल रिटर्न टू ग्रीन नहीं है, टू रितु है। ओ भाई साहब
हो सकता है इंस्टीट्यूट ने अपने पास में जो क्वेश्चन से पिक किया हो वहां पे ग्रीन लिखा हो, अब वो क्वेश्चन में नाम चेंज कर दिया ऋतु, आंसर में चेंज नहीं करा। तो ये नीचे तो ऋतु ही लिखा है, ऊपर ग्रीन लिख दिया, तो ऋतु आएगा, ग्रीन नहीं आएगा, क्योंकि ऋतु ने वापस करे तो ऋतु ही करेक्ट होगा ना। अगर नाम नहीं लिखता तो मैं डेटर या ट्रेड रिसीवेबल लिख देता हूँ, कस्टमर बेसिकली जो भी है, बट अगर वो नाम दे रहे तो हम नाम से ही एंट्री डाल देते हैं, रिटर्न इनवर्ड या सेल रिटर्न टू ऋतु, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है बेटा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का विच इज BRS। तो BRS का हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें क्वेश्चन के अंदर में क्या बातें लिखी है एक बार के लिए देख लेते हैं। वो कहता है अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ऑफ मिहिर, बैलेंस था 445 का इन हिज बैंक ऑन 30 जून 2024। तो 30 जून को बैलेंस दिया हुआ है इसका 445 का। इन्वेस्टिगेशन पे कुछ ए से लेके फर्स्ट से लेके 7 तक पॉइंट्स है। कह रहा है हमारे को अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स कर दीजिए कैश बुक में, और फिर स्टेटमेंट बना दिया रिकंसाइलिंग विद पासबुक। तो बेटा जब उसने एडजस्टमेंट्स की बात कर दी तो कौन सी आ गई, एडजस्टेड कैश बुक बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एडजस्टेड कैश बुक, और साथ में फिर BRS बना दीजिए। तुम्हारा एडजस्टेड कैश बुक मतलब जो गलतियां हमने कैश बुक में करी है या जो एंट्री हमने कैश बुक में नहीं डाली वो कैश बुक में आएगी। और जो टाइमिंग डिफरेंस होते हैं दो, जैसे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, या गलती बाय बैंक, गलती बाय बैंक की उन्होंने रॉन्ग रेट, वो चीजें सिर्फ पासबुक में जाएगी। बाकी हमने गलती करी कैश बुक में या हमने कोई एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करी, वो सारी हम ठीक कर लेंगे, हम अपनी किताबें ठीक करेंगे भाई, ठीक है ना। तो उसी को लेके आ रहा है। तब ये स्टार्टिंग पॉइंट है 445, जिससे एडजस्टेड कैश बुक आपकी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं कैश बुक आ रही है और ये फिर BRS बनेगी। तो इस केस के अंदर में ये एडजस्टेड कैश बुक हो गई। ये एडजस्टेड कैश बुक आ गई, ठीक है ना। नाउ स्टार्टिंग बैलेंस बेटा क्या था 445, तो हमने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डाल दिया 4,45,000। ये तो स्टार्टिंग यहाँ पे आ गया। सही बैलेंस जो करके आएगा उससे फिर BRS चालू होगी ना। फिर वो क्या कहते हैं, चेक अमाउंटिंग टू ₹60,000 के क्रेडिटर को दिए थे, हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल डेट। तो ये क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, और ये हमेशा ही हमेशा कहाँ दिखता है सर, ये तो हमेशा ही हमेशा BRS में जाता है। समय का हेर फेर है, टाइमिंग डिफरेंस है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट, तो इससे कैश बुक क्या हो जाती है कम। तो BRS बनाते समय इसे ऐड कर देंगे। अगर हम कैश बुक से शुरू हो रहे हैं तो हम कैश बुक से शुरू होंगे, बाद में आएगा बैलेंस, बट हम यहाँ ऐड करके दिखा दिया चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 60,000, वो BRS में जाएगा, ठीक है ना। अगला है चेक पे करे बैंक में जो डिपॉजिट कराए इतने के, आउट ऑफ विच चेक्स अमाउंटिंग टू 55,000 ओनली ही कलेक्ट हो बाय 30 जून तक। तो बाकी के डिपॉजिट कराए पर क्लियर नहीं हुए, तो कितने बचे 110,500 में से अगर 55 के ही क्लियर हुए हैं तो बचे कितने 55,500, वो क्या कहलाए जाएंगे, डिपॉजिट विद नॉट क्लियर। तो हमने डिपॉजिट करा के हमने तो अपनी किताबों में कैश बुक का बैलेंस बढ़ा लिया, पर अभी तक बैंक में क्रेडिट ही नहीं आया होगा, तो हमारा कैश बुक का बैलेंस क्या दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है। तो हम क्या कर देंगे, कैश बुक का बैलेंस को कम कर देंगे। तो लेस चेक डिपॉजिट कराए पर अभी तक कलेक्ट नहीं हुए, चेक डिपॉजिट पर नॉट क्लियर 55,500, तो माइनस हो जाएगा BRS बनाते समय। ये समय के हेर फेर थे। अगला है डिविडेंड ऑफ 4,000 एंड रेंट अमाउंटिंग टू 60,000 रिसीव हुआ था बैंक में, पासबुक में तो डाल दिया बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो एंट्री डालो ना, पैसे आ चुके हैं बैंक में डिविडेंड के और रेंट के, तो एंट्री क्या बनी, बैंक टू डिविडेंड, बैंक टू रेंट। तो अपनी किताबों में भी एंट्री डालो, आपने अब तक डाली नहीं है, तो टू डिविडेंड टू रेंट तो आ जाएगा, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, कैश बुक का बैलेंस सही हो जाएगा। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम 31 दिसंबर, वैसे ही एक्चुअली में जो क्वेश्चन से उठाया है मैं वैसे बताना चाहता हूँ, ये मतलब जब आप देखते हैं मतलब ये इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में और हमारे बुक में भी है, तो ये 2024 था ईयर, मतलब उन्होंने एक्चुअली क्वेश्चन में तो 2024 कर दिया पर यहाँ नहीं किया, यहाँ 23 ही रखा। वैसे आप 23 भी रखेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो सिंपल बात बोलने जा रहा है कि पे किया बैंक ने, एंटर नहीं हुआ कैश बुक में, तो वहां से पे हो गया, वहां से बैलेंस कम हो गया, हमने एंट्री डाली। देखो हम यहाँ पे कोई प्रीपेड वगैरह की बातें नहीं करते, वो फाइनल अकाउंट्स की बातें हैं कि P&L जब बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, यहाँ सिर्फ BRS। तो हमारी किताबों में एंट्री हम भी क्या डाल देंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम की हम एंट्री डालेंगे, तो हमारा भी किताबों का बैलेंस क्या हो जाएगा, कैश बुक का कम हो जाएगा। तो बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 2700, ठीक है ना। तो वैसे वो डेट चाहे 23 लिख रहे 24 लिख रहे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपके लिए तो सिंपल है भाई, पासबुक में एंट्री होगी कैश बुक में नहीं। फिर कहते हैं पेमेंट साइड जो है कैश बुक की वो अंडर कास्ट है 500 से, तो पेमेंट साइड कम है, तो भाई डाल दो पेमेंट साइड में, भाई गलती कैश बुक में करिए, तो आपके पास बाय करेक्शन ऑफ एरर लिख दिया 500, या आप अंडर कास्टिंग ऑफ कैश बुक लिख दो, एक ही बात है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कि जो भी आ रहा है बाय अंडर कास्टिंग ऑफ कैश बुक लिख दो, बाय करेक्शन ऑफ एरर लिख दो, तो वो ठीक करेंगे। तो पेमेंट साइड में था तो पेमेंट साइड पे डाल दिया।
फिर कहता है बैंक चार्जेस 150 के पासबुक में तो दिख रहे हैं, हमने कैश बुक में नहीं डाले, तो डालो। और बैंक चार्जेस डालने से क्या होगा, कैश बुक का बैलेंस कम होगा, तो एंट्री बनी बैंक चार्जेस टू बैंक, यहाँ आ जाएगा बाय बैंक चार्जेस, बाय बैंक चार्जेस 150, ठीक है ना। देन कह रहा है एक बिल पेबल है 20,000 का, वो पे किया बैंक ने, बट वॉज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। एक बीपी की पेमेंट हो रही है, तो बीपी की पेमेंट होने से क्या होता है, बीपी टू बैंक, पासबुक तो कम हो गई, कैश बुक नहीं हुई, तो बाय बिल पेबल 20,000 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर कह रहे हैं एक बी आर है 6,000 का, जो डिस्काउंट कराया था बैंक से 100 रुपए की कॉस्ट पे, उसे भी अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, तो एंट्री क्या बनी बेटा, बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बी आर। तो बिल है 6,000 का, डिस्काउंटिंग चार्जेस 100 के, तो बैंक में कितना बढ़ा 5,900, बैंक ने हमें क्रेडिट इतने का दिया, हमने एंट्री डाली नहीं, तो जब एंट्री डालेंगे हम तो सिर्फ बैंक अकाउंट बना रहे हैं, हम डिस्काउंटिंग चार्जेस का अकाउंट नहीं बना रहे, तो बैंक में तो कितने से डेबिट होगा 5,900 से, तो टू बी आर 5,900, टू बी आर 5,900। और फाइनली ये सब करके हमारा क्या आ जाएगा बेटा, ये बैलेंसिंग फिगर आ गई, करेक्ट बैंक बैलेंस, और इससे अब हमारी क्या शुरू हो जाएगी, बी आर एस। और फाइनली हमारा क्या आ गया, बैलेंस एज पर दी पासबुक। तो बाकी तो आपका मैथमेटिकल बात रह गई है, कैलकुलेटर का काम रह गया, तो वो अल्टीमेटली क्या, सही बैलेंस निकाला पहले, हमारी किताबों का क्या बनता है, जो गलती हमने करी उसे ठीक किया, और जो फिर चीज़ें टाइमिंग डिफरेंस है, जो समय का हेरफेर है, जो बीआरएस में आने वो बीआरएस में दिखेगी, ताकि कैश बुक से पासबुक तक आप पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास में क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है जी। देन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा ऑफ द टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का, ठीक है जी। तो फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असर्टेन करो इन्वेंट्री की क्या वैल्यू है 31 मार्च 2024 को। तो ईयर एंड पे इन्वेंट्री की वैल्यू बतानी है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ भी है क्लास में, इंस्टीट्यूट की स्टडी मैट में भी बहुत बार किया हुआ। इन्वेंट्री ओपनिंग दे दी है आपको, परचेज सेल्स मैन्युफैक्चरिंग खर्चे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे दिए हुए। कह रहे जब आप वैल्यू कर रहे थे इन्वेंट्री को 31 मार्च 23 की, मतलब यही वाले की बात कर रहे हैं, एक सम ऑफ 20,000 हमने राइट ऑफ किया था एक आइटम पे जो वैसे खरीदी थी 55 की, तो हम एक 55 के आइटम को 20,000 कम पे दिखा रहे हैं, मीन्स 35 पे दिखा रहे हैं, और उसे वैसे इस साल में बेचा है कितने में, 50 में, तो ये एक एबनॉर्मल आइटम हो जाती है, हट के जो खराब आइटम है बाकी स्टॉक से अलग। कह रहे एक्सेप्ट द अबव मेंशन ट्रांजेक्शन, मतलब इसको छोड़ दो अगर, तो हमारा जीपी रेट वैसे साल का कितना है 20% ऑन सेल है। अब इसमें उस खराब आइटम को अलग करना है, तो अब यहाँ पे क्या आप स्टेटमेंट फॉर्म में करना चाहते स्टेटमेंट में कर लो, नहीं तो इसमें तो आप नॉर्मल एक ट्रेडिंग अकाउंट बना के भी आप कर सकते हो, बट उसके अंदर कॉलम्स बना लेते हैं। तो जैसे मैं आपके पास यहाँ बना के दिखा देता हूँ बेटा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने स्टेटमेंट फॉर्म में किया, मैं आपको कॉलम्स के थ्रू करा देता हूँ। तो हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं, एक नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे इसे कॉलम्स में डिवाइड कर देते हैं, तो नॉर्मल और एबनॉर्मल का कॉलम हम सेग्रीगेट कर देंगे, भाई जो खराब वाला हिस्सा उसको सेग्रीगेट करके चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे नॉर्मल को अलग दिखा रहे हैं जो सही वाला हिस्सा है, और जो खराब हिस्सा है उसको अलग कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या आ रहा है, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, मैं इंस्टीट्यूट वाला आंसर भी आपको दिखा दूंगा, डोंट वरी। अब ओपनिंग स्टॉक 3.5 लाख है, पर उस 3.5 लाख के अंदर बेटा कितनी वैल्यू जुड़ी हुई है, 55 मत बोलना, यही तो बात है। खरीदा 55 पे था, पर उसे 20 से राइट ऑफ कर दिया था, मतलब लास्ट ईयर उसकी क्योंकि एनआरवी कम थी, तो हम 20 कम पे दिखा रहे हैं, यानी कि 55 की चीज को अगर 20 से कम कर दिया तो वो कितने में दिख रहा है 35 पे, तो इसके अंदर वो 35,000 जुड़ा हुआ है, इसके अंदर वो कितना जुड़ा 35, तो 35 इज द वैल्यू ऑफ द खराब स्टॉक, तो यहाँ 35 आ गया। और बाकी अगर 3.5 लाख है और उसमें से 35,000 खराब वाले की वैल्यू है, तो सही स्टॉक कितने का हुआ 315 का। फिर आपके आगे इस साल की परचेजेस, ये तो ओपनिंग में था वो खराब स्टॉक, और बाद में बिकने में आएगा, तो परचेज नॉर्मल आ गई 12 लाख, वो बिल्कुल नॉर्मल है। फिर मैन्युफैक्चरिंग खर्चे आ गए, तो मैन्युफैक्चरिंग खर्चे आपके हैं 1 लाख के,
वो भी डाल दिए मैंने। अब मुझे बताएंगे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का लेना दे रहा है, नो। एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों का नो, क्योंकि ये तो पीएनएल में जाते हैं। अब आ गई सेल 1850। अब जो सेल है बेटा, इसके अंदर में वो खराब आइटम को भी तो बेचा है 50 का। तो 1850 में 50,000 किसकी वैल्यू है? खराब वाले की। तो बाय सेल्स 50,000 हमने अलग किया खराब वाले को। तो सही स्टॉक कितने का बिका? 18 लाख का। सही स्टॉक कितने का बेटा? 18 लाख का। बाकी आ जाएगा अब ग्रॉस प्रॉफिट। अब उसने बोला है कि जो खराब स्टॉक है, देखो उसमें तो क्या है, 35 वाले को 50 बेचा, तो ये तो 15 का आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है, ठीक है ना, ये बैलेंसिंग फिगर है एक प्रकार से। और जो अच्छे वाला स्टॉक है, जो नॉर्मल स्टॉक बिकता है, उसमें हमारा जीपी रेट कितना है? उसने बोला 20% ऑन सेल पे बेचते हैं। 20% ऑन सेल पे बेचते हैं, तो 20% ऑन सेल के हिसाब से हमारी कितना बना? 18 लाख की सेल है, और डायरेक्टली ऑन सेल है तो 20% ही हो जाएगा। ऑन कॉस्ट होता है तब हम 20/120 करते हैं, तो 360 आ गया। तो ये आपका क्या निकल जाएगा? बाय क्लोजिंग स्टॉक। बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, चेक कर लेंगे। 315 प्लस 12 लाख प्लस 1 लाख प्लस 360 माइनस 18 लाख, तो 175 का आपका ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ईयर एंड पे कितना है? और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको करने का, जैसे मैंने बोला, आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट ने वही किया, वो खराब को हटा दिया। तो अगर आप चेक करेंगे, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक था, उसमें से वो खराब वाले की बुक वैल्यू हटा दी 35, तो बचा हुआ इतना है। परचेज ऐड कर दी, मैन्युफैक्चरिंग खर्चे ऐड कर दिए। सेल जो थी उसमें से वो खराब वाले की वैल्यू हटाई, ये सही सेल आ गई, उसमें से जीपी हटाया, तो ये इसकी कॉस्ट आ गई। हम जीपी इधर लिख देते, वो माइनस करके लिख रहे हैं जो गुड्स बेचे उनकी कॉस्ट। तो दिस में से दिस माइनस करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब यही चीज मैंने इफेक्टिवली क्या करी आपकी, एक तरीके से स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करने की बजाय अकाउंट बना दिया। आपको जो ठीक लगता है उससे कर लीजिए, मतलब ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, बिल्कुल। काफी क्वेश्चन जो हमारे होते हैं स्टॉक टेकिंग पहले, स्टॉक टेकिंग बाद में, तो स्टेटमेंट फॉर्म से ही करते हैं, पर ये वाला तो कंप्लीट था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, तो ये इजीली आपका ट्रेडिंग अकाउंट बना के भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जिसको जैसे कन्वीनियंट लगता है वैसे कर सकता है। एट द एंड के हमारे लिए इंपॉर्टेंट है करेक्ट सॉल्व करना, तो वो खराब वाले हिस्से को अलग कर देना बस, परचेज से भी और सेल से, वो ओपनिंग स्टॉक से भी और सेल से भी, बस इतना काम करना था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो जाता है। देन अगला आ रहा है बेटा क्वेश्चन जो हमारा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है हमारे को, मेसर्स दीपक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने परचेज करे 10 ट्रक 50 लाख ईच के 1 अक्टूबर 2020 को, ठीक है ना। 1 जनवरी, ये 2022 की जगह 23 कर लेंगे बेटा, यहाँ गलत हुआ हुआ है, ये 2023 कर लेना, क्योंकि जो सॉल्विंग है वो 2023 के हिसाब से पूरे क्वेश्चन में, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे। वो 22 नहीं है, 23 कर लेना, ठीक है ना। ये इंस्टीट्यूट से यहाँ पे गलती है, क्योंकि सॉल्विंग में उन्होंने 23 लेके किया, ठीक है ना। 22 के हिसाब से नहीं, 23 के हिसाब से किया हुआ है। वन ऑफ द ट्रक्स जो थे उनका एक्सीडेंट हो गया और वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, और कितने 35 लाख रुपीज ही मिले हैं इंश्योरेंस कंपनी से पूरी सेटलमेंट में। कहते हैं सेम डेट पे एक और ट्रक हमने खरीदा है 60 लाख रुपीज का। कंपनी डेप्शन लगाती है 20% ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, तो आसान हो जाता है काफी क्वेश्चन वैसे ही। कहते हैं हमारे को ट्रक अकाउंट बना दीजिए, ईयर एंडिंग 31 मार्च 23 एंड 31 मार्च 24, मीन्स 2022-23 का बना दो एंड 2023-24 का बना दो, तो 2 सालों का बनाना है। सिंस हमने जो खरीदे हैं वो 1 अक्टूबर 20 को खरीदे हैं, 10 ट्रक 50 लाख ईच के हिसाब से, और हमें स्टार्ट करना है 1 अप्रैल 2022 को। तो हमें पहले उसकी बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हमें 2020 से नहीं अकाउंट बनाना, हमें सिर्फ 22, 23 और 23 करना है, तो वर्किंग नोट में बनेगा। तो उस केस में क्या है, हम वर्किंग नोट के जरिए जानेंगे 1 अप्रैल 2022 को जब हमने स्टार्ट करना है, तो उस समय इसकी वैल्यू कितनी थी। खरीदा तो 1 अक्टूबर 20 को था, तो 20-21 की डेप्शन लगी होगी और 21-22 की डेप्शन लगी होगी, तो इफेक्टिवली 1.5 साल की डेप्शन लगी होगी। तो हम पहले वो अपने पास करने जा रहे हैं, तो ट्रक काउंट बनाने से पहले उसका वर्किंग नोट बना रहे हैं। तो वर्किंग नोट में जैसे ओरिजिनल कॉस्ट एक की कितनी थी 50, उस पर डेप्शन 20-21 की लगी 6 महीने की, क्योंकि डेप्शन का रेट कितना 20% है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं हमारी जो डेप्शन है बेटा वो कैसे आ जाएगी, 50 लाख पे 20%,
6 महीने की, ये 20-21 की डेप्शन आ गई विच इज 5 लाख, वैल्यू होगी 45, ये वैल्यू होगी 1 अप्रैल 21 की। फिर डेप्शन आ गई 21-22 की 10 लाख, 10 लाख इजी क्यों है, 45 लाख पे नहीं है बेटा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो सीधा 50 लाख का 20%, 10 माइनस करके कितना आ गया, 1 अप्रैल 22 को वैल्यू आ गई। तो हमें यहीं तक पहुंचना था। अब अगर एक ट्रक की वैल्यू जो है WDV एक ट्रक की जो है वो 35 लाख है, तो 10 ट्रकों की कितनी होगी बेटा, 3.5 करोड़। इंटू 10 ही तो करना है, एक की निकाल ली 10 की निकल जाएगी, एक ट्रक की वैल्यू निकाल ली तो 10 ट्रक की वैल्यू आ जाएगी, तो वो सीधा 3 करोड़ 50 लाख आ गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। 1 अप्रैल 22 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 करोड़ 50 लाख। अब इस साल में क्या इवेंट हो रहा है, इस साल में हमने क्या किया है, एक ट्रक 1 जनवरी 23 को जो था वो बेचा है, उसका मतलब बेचा नहीं, मतलब एक्सीडेंट हो गया, तो काइंड ऑफ वही ट्रीटमेंट से आता है और उससे हमें 35 लाख मिले। अब हमें पहले इसकी डेप्शन लगानी पड़ेगी इस साल की एक ट्रक की, तो वो डेप्शन कितने महीने की बनेगी, 1 अप्रैल से 1 जनवरी तक 9 मंथ्स की डेप्शन आई, तो उस ट्रक पे 9 मंथ्स की डेप्शन बनेगी 22-23 की 9 मंथ्स की, और वो कैसे आएगी, वही 50 लाख 20% 9 मंथ्स, 7.5 लाख डेप्शन डलेगी। तो उसकी बुक वैल्यू आ गई 1 जनवरी 23 की, कितने पैसे इंश्योरेंस कंपनी से मिले, 35 लाख, तो ज्यादा मिल गए तो प्रॉफिट हो गया, कम मिलते तो लॉस, ज्यादा तो प्रॉफिट। तो हमें क्या क्या डालना है, 9 मंथ्स की डेप्शन डालनी है, हमें जितने पैसे मिले वो डालना है, और फिर प्रॉफिट लॉस डालना है। तो डेप्शन कितनी बनी, तो आपके पास में बाय डेप्शन आ जाएगी 750, पैसे कितने आए 35 लाख, और जो प्रॉफिट हुआ ऑन दी सेटलमेंट 750 आया प्रॉफिट निकल के। तो इससे वो जो ट्रक हमारा जिसका एक्सीडेंट होता वो बात खत्म हो गई। अब इसी सेम डेट पे उसने हमें बोला है, सेम डेट पे एक और ट्रक जो है वो खरीदा जा रहा है 60 लाख रुपीज का, तो सेम डेट पे एक और ट्रक खरीदा है 60 लाख का, तो टू बैंक आ जाएगा 60 लाख का। अब आती है ईयर एंड पे डेप्शन, तो बेटा 10 ट्रक पहले थे, एक का तो एक्सीडेंट हो गया, तो कितने बचे पुराने वाले 9, और एक नया ट्रक है, तो जो हमारे 10 ट्रक थे 9 ट्रक थे उन पे तो 50 लाख 20% 9 ट्रक्स की डेप्शन आ गई 90 लाख, क्योंकि एक ट्रक पे 10 लाख बनी तो 9 ट्रक की 90 लाख होगी। और जो एक नया ट्रक खरीदा 60 लाख का, उस पर कितने महीने की आएगी, जनवरी फरवरी और मार्च 3 मंथ्स की आएगी, तो 20% 3 मंथ्स की 3 लाख। तो वर्किंग जरूर दिखा दो, चाहे ब्रैकेट में दिखाओ चाहे अपना नीचे वर्किंग नोट में दिखाओ, तो 93 लाख हमारी डेप्शन आ जाएगी इस साल की 22-23 की, तो 93 लाख आई, और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया, कितना बैलेंस कैरी डाउन है। अब ये अगली बार के लिए क्या हो गया, ब्रॉड डाउन हो गया 2 करोड़ 82 लाख। अब अगले साल तो कोई परचेज सेल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ डेप्शन लगनी है, उन्हीं 9 ट्रक्स पे लगनी है और एक ट्रक पे लगनी है, 9 ट्रक्स पे पूरे साल की लगेगी, वो तो सेम ही है। अब जो एक ट्रक नया खरीदा था इस साल, तो उसकी भी पूरे साल की लगेगी 60 लाख पे 20%। पिछले साल तो फिर भी 3 महीने की लगी थी, जनवरी फरवरी मार्च, इस साल तो अप्रैल से मार्च पूरे की लगेगी 12 महीने की, तो टोटल डेप्शन आ गई 1 करोड़ 2 लाख। तो ये बनी डेप्शन, और ये आ गया बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर। भाई 2 करोड़ 82 लाख ओपनिंग है, 1 करोड़ 2 लाख की डेप्शन लगी, तो बची वैल्यू कितनी आ गई, 1 करोड़ 80 लाख, और क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में जैसे मैंने बोला बेटा, एक गलती जो इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो वो 1 जनवरी 23 था, गलती से 22 ही लिखा हुआ था, तो उसे ठीक करना आवश्यक था, वो अपने एंड पे जरूर देख लेंगे, ठीक है ना। नाउ ये क्वेश्चन आपका सभी को क्लियर हो गया, यस सर, अरे भाई समझ भी आ रहा है आरटीपी जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, एक एक पॉइंट को एक एक छोटी छोटी चीज को डिस्कस करते जा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अगला है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बेटा क्वेश्चन आ रहा है, एक जनरल सा क्वेश्चन है, हमेशा इसमें एक बार के लिए ना रिक्वायरमेंट देख लिया करो, क्योंकि मेजरली जैसे एंट्रीज मांगते हैं, कुछ मांगता है, कई बार दोनों की बुक्स मांगता है, फिर कोई दिक्कत नहीं आती, पर जब किसी एक की मांगते हैं तो आपको उसके नजरिए से क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे कहानी सुना रहा है, पर मेरा लास्ट में कह रहा है एंट्रीज डालनी है विद नरेशन इन द बुक्स ऑफ अन्या, इग्नोर डेट्स, डेट्स नहीं भी डालोगे चलेगा, पर अन्या की बुक्स में, जहाँ 2 पार्टीज होगी, जो भी 2 पर्सन होंगे, तो अन्या की बुक्स मांगी जा रही है, ठीक है ना। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कहता है आद्या ओड 1 लाख टू अन्या, तो इट मीन्स आद्या ने 1 लाख रुपए देने हैं अन्या को, वो देने भाई, उसने कुछ गुड्स खरीदे होंगे, अन्या ने बेचे होंगे कभी उसे। कहते हैं 1 अक्टूबर को आद्या ने एक्सेप्ट करा एक बिल जो अन्या ने ड्रॉ करा फॉर द अमाउंट एट 3 मंथ्स, और फिर अन्या ने उस बिल को डिस्काउंट करा लिया बैंक से 99,000 का, ठीक है जी, ऑन 3 अक्टूबर 23। तो सिंपल है, अब बेटा आद्या एक्सेप्ट कर रहा है बिल को, तो अन्या ने ड्रॉ करा, हमने बुक्स किसकी बनानी, अन्या की, तो अन्या के लिए तो अन्या ने तो ड्रॉ करा है, तो उसके लिए तो BR हो गया, तो वो एंट्री क्या डालेगा, BR2 आद्या। तो हमने अन्या की बुक्स पे एंट्रीज डालनी है, तो यहाँ पे बुक्स किसकी है, अन्या की जर्नल एंट्रीज, तो वो क्या डालेगा अन्या, BR2 आद्या,
जब इसने बिल ड्रॉ करा 1 लाख का, और फिर डिस्काउंट कराया 99 पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बिल कितने का है 1 लाख का, डिस्काउंट आपके पास आ गया। पूरा डिस्काउंटिंग चार्जेस लिखना है बट वो लिख दो, डिस्काउंट अकेला लिखना है वो लिख दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीइंग बिल ड्रॉन जो 3 मंथ्स का था, बीइंग बिल डिस्काउंटेड है, ठीक है ना। फिर आगे कहानी पढ़ते हैं, इसमें क्या साथ साथ कहानी पढ़ते जाओ और एंट्री डालते जाओ। फिर कहते हैं बिफोर द ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले, देखो पहली दो की तो हम डेट डाल सकते थे 1 अक्टूबर 3 अक्टूबर, अब आगे डेट नहीं डाल पाऊंगे क्योंकि वो बता नहीं रहा बिफोर द ड्यू डेट। अब ड्यू डेट से पहले जो भी है, आद्या ने अप्रोच करा अन्य को फॉर द रिन्यूअल ऑफ द बिल, तो उसने रिन्यूअल के लिए बोला, तो पुराना बिल कैंसिल करा जाएगा, पुराना बिल कैंसिल किया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि रिन्यूअल की बात आ गई। तो पुराना बिल कैंसिल करने के लिए क्या होगा, वो मेरा फिर से डेटर बन जाएगा आद्या, वो मेरा फिर से डेटर बन जाएगा आद्या, और टू बैंक आ जाएगा क्योंकि मैंने डिस्काउंट कराया था, तो बैंक वाले हमारे अकाउंट से पैसे काट लेंगे ना। तो आद्या टू बैंक 1 लाख, हमारे पास ही बिल बड़ा होता तो आद्या टू बीआर करता, डिस्काउंट कराया था तो आद्या टू बैंक हो गया, तो ये पुराना बिल डिसऑनर हो गया। अब वो मेरा फिर से डेटर बन गया, तो मैंने उससे 1 लाख रुपए लेने हैं, फिर से बिल वाला सिस्टम खत्म हो गया। अब उसके साथ क्या सेटल हुआ, कहते हैं आन्या ने एग्री किया कंडीशंस कि 50,000 तो इमीडिएटली देने पड़ेंगे, टुगेदर विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा ऑन द रिमेनिंग अमाउंटेड 12% फॉर 3 मंथ्स। एक तो 50,000 तो तुम्हें आज देने ही पड़ेंगे, एंड ऑल्सो टुगेदर विद का मतलब है इंटरेस्ट भी देना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट बिल में नहीं ऐड हो रहा, ऑप्शन हो सकता है बिल में ऐड हो जाए या पे कर रहे, तो पे कर रहे, टुगेदर विद लिख रहे, ब्याज भी देना, जो बचा अमाउंट रह जाएगा, 1 लाख था 50 आ गया, तो बचा 50 पे जो इंटरेस्ट बनेगा 3 महीने का वो भी आज ही देना है, एंड जो बैलेंस बचेगा उसके लिए एक नया बिल एक्सेप्ट हो जाएगा 3 महीने का। यहाँ पर मैं और उसकी कह रहे अरेंजमेंट पूरी कैरी फॉरवर्ड होगी, कैरी आउट होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, 50 इमीडिएटली दे रहा है और साथ में इंटरेस्ट भी दे रहा है। तो एंट्रीज में आपको दूसरे तरीके से दिखा सकता हूँ जो इंस्टीट्यूट ने डाली है उसके अलावा। तो आप पहले जब 50 मिले तो एंट्री डाल सकते हो बैंक टू आद्या 50,000, तो आपने ये एंट्री डाल दी। और फिर जब इंटरेस्ट मिला तो आप एंट्री डाल सकते हो सीधा ही बैंक टू इंटरेस्ट, एक ही बात है, या आप इंटरेस्ट एक्रू कर लो और फिर इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री डाल दो, आद्या टू इंटरेस्ट बैंक टू आद्या, यही कर लिया। अब ये किस पे आएगा, बचे हुए 50 पे, जो बैलेंस 50 है उस पे 12% 3 महीने का 1500। तो या तो आप ये 2 एंट्रीज डाल दो या इसको भी 3 में तोड़ सकते हो। इंस्टीट्यूट ने डिफरेंट तरीके से कहा, उन्होंने क्या बोला, पहले इंटरेस्ट एक्रू किया आद्या टू इंटरेस्ट 1500 का, और फिर जो उससे पूरे पैसे मिलके बैंक टू आद्या, बात वही है, 50,000 भी लेना है और 1500 का ब्याज भी लेना है, बात वही है भाई, बात वही है। आप दो जैसे मर्जी डाल दो, तो मैंने बिल्कुल वैसे उसके विधा भी दिखा दी, 50 मिले और 1500 का इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट एक्रू किया, ड्यू किया और हमारे पास वो भी मिल गया, ठीक है ना। नया बिल जो एक्सेप्ट किया वो बचे हुए 50 का किया, BR2 आद्या जिसपे इंटरेस्ट लगाया था, तो हमने नया बिल ड्रॉ कर दिया 50,000 का, ठीक है ना, जिसपे इंटरेस्ट लगाया। फिर वो कहते हैं आफ्टरवर्ड जाके आद्या इंसॉल्वेंट हो गया एंड 40% ही उससे रिकवर हो रहा है, तो इंसॉल्वेंट ही हो गया लास्ट में, तो आपका वो बैड डेट्स का पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले बिल अगेन क्या होगा आपका, रिवर्स डिसऑनर की एंट्री लगेगी, आद्या टू BR बीइंग आपका बिल जो हो रहा है डिसऑनर हो गया, और अब उससे 50,000 में कितने मिले, 40% ही, बाकी 60% क्या हो गया बैड डेट। तो बैंक में कितना आया हमारा 20,000, 50,000 लेने हैं, उसका 40% ही बैंक में आया, तो बैंक उतने से डेबिट हो गया, बाकी 60% किस में आ जाएगा, बैड डेट्स में, जो नहीं मिला, और टू आद्या अकाउंट क्लोज। तो मेरा नुकसान हो गया क्योंकि उस पैसे देने से मुकर गया, बेसिकली इंसॉल्वेंट ही हो गया, बैंकरप्ट हो गया पार्टी जो है, तो हमें पैसे मिलने ही नहीं है, तो मेरा नुकसान हो गया 30,000 का। तो विद दिस आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंप्लीट हो जाएगा। एंट्रीज कहीं ना कहीं जब रिन्यूअल होता है कुछ होता है तो आप एंट्रीज डालने के ऑल्टरनेटिव्स अलग अलग होते हैं, तो आप जैसे मर्जी फॉलो कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो विद दिस ये क्वेश्चन हो जाता है। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते बेटा, एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है जो कि अब फुल फ्लेजेड बड़े वाले आगे, फाइनल अकाउंट्स एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज का। तो फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन है जो हमारे पास आ रहा है, एंड इसमें कुछ रेक्टिफिकेशन की बात है, एंड सेम क्वेश्चन रेगुलर बैच के अंदर हमने क्लास में ही किया हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ठीक है ना। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर शेखर ऑन 31 मार्च 24। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से मेरे साथ सुनते जाना। ट्रायल बैलेंस आपको एक दे दिया, एक टेली ट्रायल बैलेंस है पूरे का पूरा, ठीक है ना। देखिए अब उसने पॉइंट्स जो लिखे हैं, हम एक एक करके आइटम्स देखेंगे अभी, सो डोंट वरी। कह रहा है जो क्लोजिंग स्टॉक है वो वैल्यू है 1 लाख रुपीज पे, डेप्शन प्रोवाइड होनी है 10% की, फिक्स एसेट जो हमने खरीदे है इस साल में, तो जो खरीदे उन पे डेप्शन अभी प्रोवाइड करनी है हमने। फ्रूटनी में कुछ और भी चीजें पता चली, 1 से लेके 4 तक पॉइंट है, हमें कहता है
आप एक तो जर्नल एंट्रीज डाल दीजिए इन ऊपर के 4 पॉइंट्स की। ओह, एंट्रीज भी मांगी है। और फिर आप फाइनल अकाउंट्स बनाना हमारे को इस साल के। फाइनल अकाउंट मतलब वही ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। तो एंट्रीज भी मांगी है, तो एंट्रीज पहले डालनी है, फिर उनका इफेक्ट हम लेंगे। नहीं तो क्या होता है, वो एंट्रीज नहीं बोलता, एडजस्टमेंट है तो हम उसका इफेक्ट ही सीधा लेते हैं। या एंट्रीज मांग ली तो इनकी एंट्रीज भी डालनी है। तो पहले हम इनकी एंट्रीज नॉर्मली डिस्कस कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आप देखेंगे ट्रायल बैलेंस में नॉर्मल है, कैपिटल, ड्राइंग, फिक्स एसेट्स है, कुछ ओपनिंग एडिशन, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, ये सारे दे रखे हैं। एक थोड़ी सी विपरीत चीज जो दिखेगी वो आपको सस्पेंस दिखेगा, जिसकी हमारी चर्चा अभी हो जाएगी जब हम एंट्रीज डालेंगे। भाई क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस है, हमारे में आता है बात अलग है, यहाँ तो क्वेश्चन में ही है, क्या बात है, ठीक है ना। तो ये अभी ठीक हो जाएगा जब गलतियों को ठीक करेंगे, तो जो एंट्रीज डालेंगे। तो ये आइटम्स दे रखी है, अब हम एंट्रीज डालते हैं। पहले तो कहता है 20,000 पे ड्रॉ करे बैंक से, वो डेबिट करे ड्रॉइंग्स अकाउंट में, बट इस अमाउंट में से 12,000 पे जो विड्रॉ करे थे वो तो हमने बिजनेस में यूज करे थे डे टू डे एक्सपेंस के लिए। कहते हैं जी हमने ना बैंक से पैसा निकाला 20,000, हमने सारे ड्राइंग्स में डाल दिए, जबकि उस पैसे में से 12,000 तो ऑफिस का खर्चा मीट करा है। तो अगर मैं बोलूं तो सही एंट्री थी एक्सपेंसेस डेबिट होने थे, ड्राइंग्स डेबिट होनी थी टू बैंक। तो ये सही एंट्री थी, एक्सपेंसेस में जाना था 12, ड्राइंग्स तो 8 ही है, तो निकाला 20 है। पर हमने गलत एंट्री क्या डाल दी, हमने गलत एंट्री डाल दी ड्राइंग्स टू बैंक, पूरा का पूरा ड्राइंग्स में लेके 20,000, ये हमने गलती कर दी। भाई हमने सारा ही ड्राइंग्स में डाल दिया, क्योंकि 12 तो बिजनेस के लिए यूज हुआ है, तो ड्राइंग्स में 8 तो डलना ही था, 20 डाल दिया, तो 12 खर्चे का भी डाल दिया। ठीक कैसे करेंगे, एक्सपेंसेस को डेबिट करो 12 से, और वो गलती से ड्राइंग्स में डाला, तो ठीक क्या हो गया, एक्सपेंसेस टू ड्राइंग, एक्सपेंसेस टू ड्राइंग विद 12,000, 20 का नहीं, क्योंकि 8 तो ठीक ही हो गया ना, एक्सपेंसिव ड्राइंग, सिर्फ हमने खर्चा बुक नहीं किया 12 का, जबकि वो ड्राइंग्स में डल गया, तो ड्राइंग्स ज्यादा दिख रही है, तो खर्चा डेबिट होगा टू ड्राइंग्स। अगला, हमने गुड्स खरीदे 16,000 के, वो रिकॉर्ड ही नहीं करे बुक्स में ईयर एंड तक, बट गुड्स मिल चुके हैं, स्टॉक में आ चुके हैं, मतलब गुड्स मिल गए हैं, एंट्री हो चुकी, मतलब एंट्री नहीं डाली, स्टॉक सही है। कभी भी हम ये नहीं बोलते स्टॉक गलत है भाई, ठीक है। तो परचेज की एंट्री डालना भूल गए, तो परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेज टू क्रेडिटर, सिंपल। बेटा इसमें हमेशा जब भी कुछ नहीं बोलते क्रेडिट परचेज ही मानी जाती है, परचेज टू क्रेडिटर 16,000, परचेज टू क्रेडिटर 16,000, ठीक है। फिर अगला, परचेज रिटर्न थी 1,000 की, वो पोस्ट कर दी सेल रिटर्न जर्नल में, एन अमाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड टू द पार्टीज अकाउंट ऑन द करेक्ट साइड। कहते हैं जी हमने परचेज रिटर्न थी, परचेज रिटर्न की बेटा एंट्री होती है क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न, तो हमारी एंट्री थी सही है क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न, ठीक है ना, ये सही थी। अब हमने गलत किताब में ले गए, हम सेल रिटर्न बुक में ले गए। अब सेल रिटर्न क्या होता है, सेल रिटर्न डेबिट होता है, तो हमने सेल रिटर्न टू क्रेडिटर हो गया एक प्रकार से, ध्यान से सुनते जाना किताब में जाने से। बट जब मैं लेजर पोस्टिंग करने गया तो ऐसा नहीं कि मैंने क्रेडिटर को गलत कर दिया, डेबिट की बजाय क्रेडिट कर दिया, क्रेडिटर अकाउंट में सही गया है, तो इसको भूल जाओ एक बार के लिए, मतलब इसमें कोई गलती नहीं, हमने ऐसा नहीं कि क्रेडिटर को क्रेडिट करा, किताब गलत लिखी, शायद क्रेडिटर में भी गलत चले जाता अगर ना बोलता, पर उसने लिखा करेक्टली पोस्टेड टू द पार्टी अकाउंट ऑन द करेक्ट साइड, तो क्रेडिटर को डेबिट ही करा। बट अब मेन गलती रहेगी परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न की, तो परचेज रिटर्न को करना था क्रेडिट, उसकी बजाय सेल रिटर्न बुक में ले गए, तो सेल रिटर्न हो गया डेबिट। तो हमारे पास क्या होगा, जो परचेज रिटर्न है उसे करो क्रेडिट 1,000 से, और जो सेल रिटर्न गलती से डेबिट हो गया उसे भी क्रेडिट करो 1,000 से, और बाकी क्या आ जाएगा, सस्पेंस आ जाएगा। क्रेडिटर तब आता अगर क्रेडिटर में ना लिखता कि क्रेडिटर सही हुआ, तो क्रेडिटर नहीं आ रहा, सस्पेंस आ गया, और ये इसी की वजह से सस्पेंस हमारे ट्रायल बैलेंस में दिख रहा था, और ये एंट्री डलने से अब सस्पेंस गायब हो जाएगा। तभी तो डिफरेंस है ट्रायल बैलेंस में, किसी एक अकाउंट को 1,000 से क्रेडिट करना था, आपने किसी दूसरे अकाउंट को 1,000 से डेबिट कर दिया, तो सस्पेंस आना ही था ना, इसलिए वो सस्पेंस दिख रहा था हमारा 2,000, तो वो सस्पेंस ये एंट्री डल के क्या हो गया, हमारा खत्म हो गया, ये एंट्री डल के खत्म हो गया, ठीक है ना। और लास्ट क्या है, एक्सपेंसेस में 6,000 जुड़े हुए हैं जो कुछ पीरियड आफ्टर 31 मार्च है, तो ये प्रीपेड हो गए। कैसे, एक्सपेंसेस में प्रीपेड खर्चा जुड़ा हुआ है भैया, तो प्रीपेड खर्चे की एंट्री कम थी, प्रीपेड खर्चा टू खर्चा, खर्चा कम करते हो प्रीपेड को एसेट साइड पे लेके जाओगे, प्रीपेड टू खर्चा 6,000। अब मेरे को इन सारे पॉइंट्स के इफेक्ट देने हैं फाइनल अकाउंट्स में, वो मैं दूंगा, और मैं यहाँ से टिक भी करता चलूंगा, डेबिट का डेबिट, क्रेडिट का क्रेडिट, डोंट वरी, जो हम बात करेंगे, और जो ऊपर एक दो और दे रखी है, तो ये मेरी क्या डल गई, एंट्री चल गई, ठीक है ना, ये एंट्रीज हमें क्लियर हो जाएगी। बस बचा हुआ पॉइंट क्या रह गया, एक स्टॉक का रह गया,
और एक डेप्रिसिएशन जो प्रोवाइड करनी है 10% की फिक्स एसेट जो खरीदे थे उन पे, ठीक है ना, तो उन पे हम बात कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं बेटा, फाइनल अकाउंट पे चलते हैं, विच इज मेकिंग ऑफ ट्रेडिंग पीएनएल, और हमने क्या बनानी है बेटा, एक बैलेंस शीट, ठीक है ना। अगर किसी का वर्किंग नोट आएगा तो वर्किंग नोट देख लेंगे। चार्ट हम हमेशा किसको बेस लेके कर लेते हैं एक बार के लिए, जैसे आपके समक्ष क्या है, जो ट्रेडिंग पीएल के ट्रेडिंग काउंट है उसको बेस लेके जाए, पीएल में जैसे मर्जी सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो। तो जैसे सबसे पहले क्या हमारा ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ बेटा, कहीं पे चेक कर लेते हैं। यस, ओपनिंग स्टॉक सबसे पहली आइटम आ जाती है 60,000, तो 60 डल जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक, ठीक है जी। फिर आ जाएगी परचेज, तो परचेजेस कितनी दे रखी है, 16 लाख, और परचेज रिटर्न है 69। अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी थी, 16 लाख की परचेज है, पर कुछ आपने परचेज एक तो एंट्री रिकॉर्ड करी नहीं थी, तो परचेज को हमने डेबिट किया था, देखो तो मैं यहाँ टिक करता जाऊंगा, तो 16 से क्या करेंगे, 16 से बढ़ा देंगे, अनरिकॉर्डेड थी, तो सही परचेज कितनी है, 16,16,000। और इसका सेकंड इफेक्ट भी अगर अभी देना है, क्योंकि हम जनरली वैसे करते हैं, एंट्रीज के बाद वैसे हम ना भी तो चलता है, क्योंकि आपके सामने पड़ी एंट्रीज के आमने सामने, बट हम जनरली जब एडजस्टमेंट करते हैं हम बोलते हैं कि भाई साथ ही दूसरा इफेक्ट दिए, तो परचेज बढ़ाई, परचेज बढ़ाई, साथ में क्रेडिटर भी बढ़ेंगे, तो क्रेडिटर जो होंगे वो हमारे पास कितने के दिख रहे हैं यहाँ पे, 220 के, तो 220 में बैलेंस शीट में क्या होगा, जो क्रेडिटर दिख रहे हैं उसमें 16 बढ़ जाएंगे, तो वो सही आ गया क्रेडिटर। तो सिंपल है, परचेज भी बढ़ गए, क्रेडिटर बढ़ गए, तो परचेज और क्रेडिटर दोनों बढ़ गए, तो वो एडजस्टमेंट पूरी की पूरी खत्म हो गई। अब परचेज रिटर्न जो थी वो माइनस होनी है, तो परचेज रिटर्न हमारे पास है कितनी, 69, वो तो है ही ट्रायल बैलेंस में। इसके अलावा हमारी एंट्री में परचेज रिटर्न और भी थी, जो 1000 से हमने क्रेडिट करी थी, तो परचेज रिटर्न कम थी ना, तो परचेज रिटर्न बढ़ाओ, एक की रिकॉर्ड नहीं करी थी, वो तो सेल रिटर्न में लेके थे, तो 1000 से परचेज रिटर्न और बढ़ जाएगी, तो वो एक से और बढ़ के कितनी होगी परचेज रिटर्न, 70, और वो माइनस होकर नेट परचेज आ गई, आप माइनस करेंगे तो नेट परचेज आ जाएगी, ठीक है ना। साथ के साथ अब मैं सेल के साथ सेल रिटर्न भी क्लोज कर देता हूँ, तो हम चेक करेंगे, तो सेल्स है कितने की, 22 लाख की, और सेल रिटर्न है 99 की, तो सेल्स हमारे पास 22 लाख है, ये डली हुई है, और सेल रिटर्न हमारी कितनी है, 99 की। सेल रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है बेटा, डेबिट, हमने सेल रिटर्न को क्या किया, क्रेडिट, तो वो कम करेंगे, क्योंकि सेल रिटर्न में जल्दी से चला गया था भाई, हमने सेल रिटर्न दिखा दिया था उसे, तो सेल रिटर्न कम करा ना एंट्री डाल के, तो सेल रिटर्न को कम करेंगे, तो -1 कर रहे हैं उसी एंट्री का, तो वो 98 है करेक्ट सेल रिटर्न जो है, और माइनस करके क्या आ गई, हमारी नेट सेल्स आ गई, ठीक है ना। और ये सस्पेंस जो था, जो डेबिट हुआ, ये कुछ नहीं है, डेबिट हुआ, और ट्रायल बैलेंस में क्या था, क्रेडिट, तो ये भी हमारा क्लोज हो गया, तो ये खत्म हो गया। अब सस्पेंस का कोई लेना देना नहीं आएगा, वो वहां दो दो एक एक हजार का इफेक्ट दिया, तो वो खत्म होगी बात, सस्पेंस ओवर हो गया, ठीक है ना। अब हमारे पास बेटा कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं है, तो हम अपने पास में क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक डाल देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 1 लाख है, तो 1 लाख का क्लोजिंग स्टॉक मैंने डाला, और इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ दिया, बैलेंस शीट में दिया, तो स्टॉक हमारे पास बैलेंस शीट में भी साथ के साथ आ गया। मैं उसी अप्रोच से कर रहा हूँ जिस अप्रोच से हम जनरली क्वेश्चन फिर सॉल्व करते हैं हाथ से भी, कि एडजस्टमेंट के साथ दोनों इफेक्ट ही दे दिए, ताकि कंफ्यूजन ही नहीं है, ठीक है ना। तो क्या निकल के आ गया बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया, और ये जीपी आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ब्रॉड डाउन हो गया। अब इसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब सीक्वेंस जैसे मर्जी फॉलो करो जो आ रहा है आपके पास में, ठीक है ना। तो हमारे पास में जैसे खर्चे हम देखते हैं, तो एक्सपेंसेस दे रखे बेटा 50 के, अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट थी, प्रीपेड की भी थी, वो ड्राइंग्स वाली भी थी, तो 50 को ठीक करना पड़ेगा, तो 50 तो है ही, बट हमने एडजस्टमेंट्स में क्या क्या था, एक तो 12,000 से बढ़ाने हैं, ये इंक्रीज करने हैं, ड्राइंग्स को कम करना है, और एक 6,000 से कम भी करने हैं, क्योंकि वो प्रीपेड का है, तो 12 से बढ़ाने हैं, 6 से कम करने हैं, तो देखो 12 से इंक्रीज किया, 6 से कम किया, ये माइनस हुआ, तो 12 से इंक्रीज, 6 से कम करके नेट कितने आ गए, 56। क्या 12 और 6 का सेकंड इफेक्ट भी दे दूं, यस, तो प्रीपेड आ गया था एक, तो प्रीपेड खर्चे हमारे पास आ गए बेटा, ये इंडिविजुअली लिख दो 6,000, अभी कोई और आएगा तो बात अलग है, 6 आप सीधा भी लिख सकते हो, प्रीपेड एक्सपेंस 6,000, वो डल गया आपका एक 6। और ड्राइंग्स जो आपके पास आनी है, वो ड्राइंग्स में अभी कितनी थी हमारी ड्राइंग्स, यहाँ पे है 70, तो 70 में से 12 कम हो जाएगी, वो कितनी दिख जाएगी, 58, तो 70 तो ट्रायल बैलेंस में दिख रही है, 12 हमारी कम होगी, तो कितनी रहेगी, 58, तो इससे क्या हो गया, ये भी खत्म हो गया, और ये प्रीपेड भी खत्म हो गया, तो आपके सारे पॉइंट्स क्लोज हो गए, इनके सेकंड सेकंड इफेक्ट दोनों के दोनों हो गए, खत्म होगी बात, ठीक है ना। अब बची हुई चीजें देखते हैं, तो हमारे ट्रायल बैलेंस में क्या क्या है, आपकी बेटा इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है, ये इनकम है,
जो मिली हुई है। तो ये इनकम के तौर पे आपके पास कहाँ चला जाएगा, आपके पास में इनकम साइड पे आ गया। तो ये इंटरेस्ट ऑन एफडी है, एफडी का कोई रेट नहीं है तो ऑब्वियसली वो जितना मिला है उतना ही बनता था। रेट होता है तो हम पहले पता करते हैं बनता कितना था, फिर मिला कितना, उससे पता चल जाता है कुछ एक्रूड है फिर रिसीव्ड है। यहाँ एफडी का कोई इंटरेस्ट रेट नहीं दिखा। फिर आपके पास रेंट का खर्चा, डेप्रिसिएशन है पहले। सो डेप्शन ट्रायल बैलेंस में 14 दिख रही है, इस मीन्स इसकी एंट्री ऑलरेडी डल चुकी है। इट मीन्स इसकी एंट्री ऑलरेडी डल चुकी है, तो इसका तो सिंगल इफेक्ट है, इसका तो सिंगल इफेक्ट है। पर कुछ डेप्रिसिएशन और भी थी 10% की, जो उन एसेट्स पे लगनी है जो खरीदे हैं। तो ये जो डेप्शन दिख रही है बेटा, ये डेप्शन उन एसेट्स पे जो पहले से पड़े हैं, पर हमने कुछ नए भी तो खरीदे हैं। ये एडिशन करी थी 1 अक्टूबर को, और ये 1 अक्टूबर 2023 करेंगे डेट। 24 में कैसे आ जाएगा, 24 को तो साल ही खत्म हो गया भैया। इंस्टीट्यूट ने यार डेट्स का क्या हल किया यार। 1 अक्टूबर 2023, 23-24 साल है, तो 2 लाख के एसेट्स है। तो इन 2 लाख के एसेट्स पे क्या होगा, इस साल की डेप्शन लगेगी 6 महीने की। तो डेप्शन जो है वो 2 लाख के एसेट्स पे 10% 6 महीने कितनी बनी, 10,000। और जो पहले से थी 14 वो तो है ही, तो 14 पहले से है 10,000 उन पे जो एसेट नए खरीदे उन पे 6 महीने की लगी, क्योंकि एक तो टोटल डेप्शन आ गए। और बैलेंस शीट में कैसे दिख जाएगा, फिक्स एसेट कितने के हैं, 140 के तो है ही, और 2 लाख के और है। तो 140 प्लस 2 लाख और माइनस सिर्फ 10 होगा, फिर 14 नहीं होगा। अरे यार 14 की तो एंट्री ऑलरेडी डल चुकी है, 14 की एंट्री ऑलरेडी डल चुकी है, तो उसका सेकंड इफेक्ट नहीं आएगा ना, वो तो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। सिर्फ 10 के 2 इफेक्ट आएंगे, खर्चा डाला और कम होगा। तो सही एसेट्स कितने हो गए, 330। सही कितने हो गए, 330, ठीक है ना। फिर हमारे पास में पॉइंट क्या बचा, रेंट दे रहा है, कह रहा है रेंट 17 महीने का 31 अगस्त 2024 तक का 17,000। तो ये 17 मंथ्स का रेंट है। तो हमारा करंट ईयर तो 12 महीने का, 5 महीने का प्रीपेड हो गया, प्रीपेड रेंट हो गया। तो पीएनएल में जो जाएगा वो तो 12 महीने का किराया जाएगा, जो 5 महीने का प्रीपेड है भाई, 17 महीने का 17,000 है तो 5 महीने का 5,000 हो गया, वो बैलेंस शीट में दिख जाएगा। तो जो रेंट का खर्चा आना है वो हमारा कितना आएगा, 17,000 में से 5,000 तो प्रीपेड माइनस हो गया, तो 12 ही रह गया। कितना ही आएगा, 12 ही आएगा खर्चा। और 5,000 कहाँ चला गया, बैलेंस शीट में प्रीपेड रेंट, वही इन्होंने यहाँ ऐड करके दिखाया। तो टोटल प्रीपेड आप अलग अलग दिखा दो, प्रीपेड एक्सपेंस अलग, प्रीपेड रेंट अलग, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इन्होंने वो ऐड करके दिखा दिया, ठीक है ना। तो मैंने अब टिक कर दिया। फिर अगला क्या बचा, इन्वेस्टमेंट भी करी थी कुछ 12% के हिसाब से 1 अगस्त को, तो डेट और रेट दोनों दे रहा है। ये इन्वेस्टमेंट तो मेरा एसेट है, तो मैं एसेट साइड पे डाल देता हूँ पहले इसको। तो इन्वेस्टमेंट जो मेरी 2.5 लाख की है, पर इसके ऊपर जो इनकम बनती है 12%, 1 अगस्त को खरीदा है, तो 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक 8 महीने हो गए, तो इंटरेस्ट की इनकम आ जाएगी 2.5 लाख पे 12%, 8 महीने की 20,000। क्या ये इनकम रिसीव हुई है, ट्रायल बैलेंस में दिख रही है, नहीं, तो ये एक्रूड इंटरेस्ट आ गया। तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना, 20,000। तो 2 इफेक्ट हो गए, एक एसेट साइड पे और एक आपके पास में इनकम साइड पे, तो दोनों इफेक्ट हो गए, ठीक है ना। अब अगर हमारे पास बची हुई चीजें देख लेते हैं, कैपिटल जैसे थी 6 लाख, तो मैंने वो डाल दी, कैपिटल 6 लाख आपकी, ठीक है। फिर हमारे पास बचा क्या रहेगा, डेटर है 2.5 लाख के, तो डेटर भी आ गए 2.5 लाख के बैलेंस शीट में। फिर हमारे पास कैश नेगेटिव, अरे कैश हो ही नहीं सकता यार, ये बैंक होता है, ओवीडी होगा तो कैश कभी नेगेटिव हो सकता है, पूरे अकाउंट्स में एक ही चीज सीखते हैं, कैश कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो भी लिख के दे दिया इंस्टीट्यूट ने भाई साहब, अलग लेवल। तो 8,000 आपके पास दिया हुआ है, वो नेगेटिव है, वो बैंक ओडी होगा, ओवरड्राफ्ट के रूप में दिखेगा, ठीक है ना। फिर बैंक बैलेंस 169 है, ये एसेट साइड पे आ गया, तो बैंक 169 आ गया। तो कुछ का ओवरड्राफ्ट है, किसका पॉजिटिव है, तो वो करके है, ठीक है ना। और सारी चीज़ें होगी, एफडी भी थी एक बैंक के पास 2 लाख की जो कराई हुई थी, वो भी एसेट साइड पे आ गई। तो एफडी जो थी बैंक एफडी 2 लाख की, तो ट्रायल बैलेंस की सारी चीज़ें टिक हो गई है, एडजस्टमेंट्स के दोनों इफेक्ट दे दी है, बस नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। तो नेट प्रॉफिट आया बैलेंसिंग फिगर 544, ये कहाँ चला जाएगा बेटा, ये यहाँ ऐड हो गया कैपिटल में, और ये आपकी बन गई कैपिटल। तो ओपनिंग प्लस जो प्रॉफिट है माइनस ड्राइंग्स करके नेट कैपिटल, जैसे ही देखेंगे सारी आइटम्स टिक है, आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, टैली हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो बैलेंस शीट टैलीड, बल्ले बल्ले हो गई, बल्ले बल्ले हो गई जी। तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, तो फाइनल काउंट का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। देन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, किया हुआ एनपीओ, फुल फ्लेजेड नहीं है, शॉर्ट वाला क्वेश्चन है। कहते हैं इंफॉर्मेशन दे रहा है एक संयम क्लब की 31 मार्च 24 के ईयर एंड पे,
तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं। हमें क्या दे रहा है, स्टॉक दे रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल का, ओपनिंग क्लोजिंग। अमाउंट ड्यू मतलब क्रेडिटर दे दिए स्पोर्ट्स मटेरियल के। सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग जो है, और एडवांस वाली। तो ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया दो चीज़ों का, एक मटेरियल का है, सब्सक्रिप्शन का है। इस साल कितनी सब्सक्रिप्शन मिली वो बता दिया, और इस साल कितनी पेमेंट करी वो बता दिया। हमसे कहता है कि बताइए कितना अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन और स्पोर्ट्स मटेरियल है दैट विल अपीयर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24। तो बताओ कितना सब्सक्रिप्शन की इनकम और कितना स्पोर्ट्स मटेरियल का अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। और फिर बता दीजिए आइटम बैलेंस शीट में कैसे दिखेगी ईयर एंड वाली में। तो वो तो डायरेक्ट थी, वो तो दे ही रखी है, उसमें क्या, जो एसेट वो एसेट साइड पे दिख जाए, लायबिलिटी लायबिलिटी साइड पे दिख जाएगा। वो इजी पार्ट है, चाहे हम साथ साथ कर देंगे। और ये वैल्यूज बतानी है कितनी कितनी कहाँ जाएगी इनकम एक्सपेंडिचर में। तो पहले हम बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन की। जैसे तो सब्सक्रिप्शन बेटा कितना इनकम एक्सपेंडिचर आएगा, क्या है जितना मिला 370, उसमें बस सिंपल है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या कर देना ऐड। आपने अकाउंट बनाना, अकाउंट बना लो, हम तो सिंपल है, जो मिला है उसमें जो ईयर एंड पे नहीं मिला वो ऐड हो गया क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो ओपनिंग क्या हो जाएगा माइनस, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया 16,500, 375 में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा 16,500। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 11,250 क्या हो गया माइनस, ये माइनस वाला है। क्लोजिंग एडवांस क्या हो जाएगा माइनस, जो करंट ईयर में मिल गया अगले साल का 5250, क्लोजिंग एडवांस माइनस हो गया। और ओपनिंग क्या हो गया ऐड 9,000। आपको ऐसा नहीं बेटा बिल्कुल भी दोनों माइनस को इनर कॉलम पर के करके, आप इंडिविजुअली भी कर दो, माइनस माइनस और ऐड वाले। ये आपकी इनकम आ गई, जो कहाँ जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और इसमें से बैलेंस शीट में क्या क्या दिखना है, आउटस्टैंडिंग और एडवांस। तो क्लोजिंग वाला ही बनाना है, ओपनिंग नहीं बनाना। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एसेट साइड पे, और क्लोजिंग एडवांस जो है अनअर्न्ड प्री रिसीव्ड एडवांस जो है लायबिलिटी साइड पे, ठीक है ना, वो एक्सट्रैक्ट आपका बन गया। फिर अगला देखते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल का। स्पोर्ट्स मटेरियल में बेटा करने का तरीका क्या है, तो पूरा प्लस माइनस करो या सिंपल है। पहले क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिटर अकाउंट बना लेते हैं, या प्लस माइनस कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्रेडिटर अकाउंट बनाओगे, तो जितना आपके पास में ओपनिंग बैलेंस है ब्रॉड डाउन, ओपनिंग बैलेंस कितना है 67,500, वो आपका क्रेडिट साइड में आ गया। जितना आपका ईयर एंड पे 97,500, वो टू बैलेंस कैरी डाउन हो गया, ठीक है ना। जितनी आपने पेमेंट करी 225 वो आ जाएगी टू बैंक। तो ये आपकी क्या निकल के आ जाती है, परचेस। तो 255। ये इंस्टीट्यूट ने बेटा कैसे निकाली है, प्लस माइनस करके निकाली है। बात है कि आपने प्लस माइनस करके निकालो। और फिर क्या निकल जानी, कंजम्पशन। वो कैसे आती है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है 75, क्लोजिंग है 112,500। तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग क्या, तो क्या निकल गई, कंजम्पशन आ गई। तो ये वैल्यू हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखेगी, बात खत्म। और बैलेंस शीट में क्या क्या दिखेगा, क्रेडिटर और स्टॉक। तो स्टॉक ईयर एंड पे कितना है वो दिया हुआ क्वेश्चन है, और क्रेडिटर कितने हैं 97,500। तो क्रेडिटर अकाउंट से पहले क्या आ जाती है, परचेज। कैश परचेज है नहीं, तो ओपनिंग प्लस क्रेडिट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बाकी मेरी कंजम्पशन आ गई। तो वो खर्चा डल जाता है इनकम एक्सपेंडिचर में। बस सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आपका क्या हो गया, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन था ये वाला। देन अगला आ रहा है बेटा अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जो हम सिंगल एंट्री भी बोलते हैं। सेम क्वेश्चन किया हुआ है आपके साथ में, ठीक है ना। कह रहे शिवम एंटरप्राइज जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स है आपको मेंटेन करते हैं अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। बैलेंस शीट दे रहा है 31 मार्च 23 की। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट क्वेश्चन ने आपको एक दे रखी है बेटा यहाँ पे, ठीक है। वो हम एक एक करके देखेंगे। फिर आपको क्या दिया हुआ है, समरी दी हुई है कैश एंड बैंक की इस साल की 31 मार्च 24 की। तो उसने आपको कैश बुक भी पूरी बना के ही दे दी, तो आपके लिए काम आसान हो गया। 2 वर्किंग नोट तो बच जाएंगे, नहीं तो ट्रांजेक्शन देता बनाना पड़ता है, कैश बुक भी ओपनिंग बैलेंस शीट भी। या 2 वर्किंग नोट बच गए। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट्स है वो देखेंगे, जैसे एक डिस्काउंट अलाउड का है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है, फर्नीचर फिक्सर है, ये क्लोजिंग बैलेंसेस दे दिए, जीपी दे रहा है, वो भी एक एक करके हमारे आएंगे रोल आगे, ठीक है ना। हमसे क्या मांग रहा है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट,
इस साल का और बैलेंस शीट। तो हमसे दो चीजें मांगी, ट्रेडिंग पीएल मांग लिया और एक बैलेंस शीट मांग लीजिए। अब हमने पहले क्या करना होता है बेटा, हमेशा रिक्वायरमेंट जो होती है वो आप पहले फॉर्मेट बना दीजिए यहाँ पे, और बैलेंस शीट जो चीज आएगी वर्किंग नोट में चल जाएगी। करने का तरीका क्या, एक जगह से शुरू हो जाओ और उसे डालते चलो। सिंस यहाँ पे आपके लिए क्या हो रहा है, अगर मैं बोलूँ तो दो चीजें दी हुई है पूरी पूरी, तो उनका एक एक इफेक्ट आ रहा होगा। जो बैलेंस है वो एक जगह जा रहा होगा, जो आपका कैश बुक है। और इसमें मैंने दो चीजें आपको सिखाई हुई हमेशा, कि फिक्स एसेट का पॉइंट जो होता है और जो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड होता है उसे एंड टू एंड क्लोज कर दो, बाकी आप साथ साथ डालते चलो। तो मैं कहीं से भी शुरू कर सकता हूँ। लेट से जैसे कैपिटल है 675, ये कहाँ दिख जाएगा, बैलेंस शीट में इनर कॉलम में ओपनिंग कैपिटल। तो ये ओपनिंग कैपिटल आ गया 675 सीधा, ठीक है ना। जिसके अकाउंट आएंगे अकाउंट में डालते हो। क्रेडिटर दिख रहे हैं 757,500, तो ये कहाँ डल जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट खुलेगा और वहां बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। तो क्रेडिटर अकाउंट देखते हैं जाके, ये रहा, और उसमें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया सीधा 757,500, ठीक है ना। स्ट्रेट बिल्कुल ऐसे ही करते हैं हम लोग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की चर्चा हम बाद में कर लेंगे, फर्नीचर फिक्सर बाद में उठा लेंगे। फिक्स एसेट को स्टॉक आ गया, तो बेटा स्टॉक जो हमारे पास में है वो आ जाएगा 915, ये ओपनिंग स्टॉक है, तो ये कहाँ चला गया, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक 915। फिर ट्रेड डेटर्स है 312, तो ये डेटर अकाउंट में आ जाएगा 312। ये रहा डेटर अकाउंट, तो ये ओपनिंग बैलेंस आ गया 312, ठीक है जी। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद में बात कर लेंगे। कैश एंड बैंक आ गया 120, ये कहाँ जाएगा, कैश एंड बैंक अकाउंट में। और मजे की बात तो ये है, क्वेश्चन कैश एंड बैंक अकाउंट खुद ही बना के दे दिया, तो यहाँ डला हुआ है, यस डला हुआ है, तो मुझे कुछ करने की लोड ही नहीं है भाई। ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखेगा और कैश एंड बैंक में दिखेगा, वो तो डले गया, ठीक है ना। कुछ चीजें बची हुई है, एक्सपेंसेस का आउटस्टैंडिंग प्रीपेड और फिक्स एसेट, उन्हें हम बाद में देख लेंगे। फिर आया कैश सेल। कैश सेल की एंट्री होती है कैश टू सेल, तो ये यहाँ कैश तो बढ़ गया, सेल्स कहाँ जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो वो इनर कॉलम में बाय सेल्स दिख जाती है, सिर्फ कैश वाली आई है अभी 110,70,000, तो इनर कॉलम में हमने लिख दिया, ठीक है ना। फिर डेटर से जो पैसा मिला तो वो आ गया कैश एंड बैंक टू डेटर, तो कैश एंड बैंक तो बढ़ गया, डेटर अकाउंट में आ जाएगा बाय कैश एंड बैंक 2775, ठीक है ना। फिर क्रेडिटर्स को पे किया, तो क्रेडिटर्स टू कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक में आ गया, क्रेडिटर अकाउंट में डालना 12483, तो टू कैश एंड बैंक 12483, ठीक है जी। फिर खर्चे के बाद में बात करेंगे ड्राइंग्स 360, तो ड्राइंग्स को क्या करना है सर, कैपिटल में से माइनस करके दिखाना है, तो माइनस ड्राइंग्स करके बस लिख दिया 360, साथ की साथ काम खत्म। दूसरा इफेक्ट इसलिए होना क्योंकि वो कैश एंड बैंक अकाउंट ही दे रहा है, तो एक इफेक्ट वहां हो चुका है, मतलब सेकंड ही कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आ गया कैश एंड बैंक आपका जो क्लोजिंग है, तो ये कहाँ दिख जाएगा, बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 19950, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ गया 19950। अभी सिर्फ क्या बचे ऊपर तक, फिक्स एसेट्स और आउटस्टैंडिंग प्रीपेड। नाउ आगे देखते हैं, डिस्काउंट अलाउड दे रहा है कुछ डेटर का और रिसीव दे रहा है क्रेडिटर का। तो डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या होती है, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, डेटर कम होंगे और खर्चा डलेगा पीएनएल में। और डिस्काउंट रिसीव क्या होता है, क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव, क्रेडिटर कम होंगे और डिस्काउंट रिसीव पीएनएल में इनकम जाएगा। तो पहले डेटर का डिस्काउंट अलाउड दे रखे 54, तो एक तो डेटर कम हो जाएंगे बाई डिस्काउंट अलाउड देखिए 54 से, और दूसरा हमारा खर्चा डल गया टू डिस्काउंट अलाउड पीएनएल में 54। ऐसे डिस्काउंट रिसीव्ड है 42,500, वो इनकम आ गई एक तो, और साथ में क्रेडिटर कम होंगे, तो क्रेडिटर अकाउंट में आ जाएगा टू डिस्काउंट रिसीव, क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव, सिंपल। अगर आप इस अप्रोच से कर रहे हैं आपका क्वेश्चन कभी गलती नहीं हो सकता। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम की बाद में बात कर लेंगे। फर्नीचर फिक्सर को क्लोज करके खत्म करते हैं। फर्नीचर फिक्सर पे डेप्शन है 15% डिमिनिशिंग बैलेंस। तो फर्नीचर फिक्सर ओपनिंग में कितने का था बेटा, अगर हम देखेंगे वो था 1,50,000, 1,50,000, कहता है उस पर डेप्शन का रेट कितना है 15%, तो 150 पे 15% डेप्शन, कोई परचेज सेल तो है नहीं, 22,500 की डेप्शन है, वो कहाँ डल जाएगी आपकी पीएनएल में, टू डेप्रिसिएशन आ गई फर्नीचर की। और सेकंड इफेक्ट क्या हो गया, एसेट कम हो जाएगा, तो जो फर्नीचर फिक्सर था 150 का, उसमें से डेप्शन 22,500 कम हुआ, तो नेट वैल्यू आ गई 127,500, काम खत्म। तो डेप्शन के दो इफेक्ट डलेंगे ना, एक खर्चा डल गया, एक एसेट कम हो गया। अब इसमें अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, तब बनाओ यार जब जल्दी, मैं बोलता हूँ परचेज सेल वगैरह आपके पास चीज़ें निकालनी पड़ती है, कुछ चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड था। फिर क्लोजिंग बैलेंस से दीजिए, सबसे पहले स्टॉक 975, तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट हो, एक ट्रेडिंग में और एक आपका बैलेंस शीट में। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 975, और साथ के साथ ही कहाँ गया, बैलेंस शीट में 975। फिर डेटर्स दिए हुए
343, तो डेटर अकाउंट में और बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में आ गया 343 और डेटर अकाउंट में आ गया बाय बैलेंस कैरिड ऑन 343। फिर क्या आ गया बेटा, आउटस्टैंडिंग खर्चे, इसकी चर्चा बाद में होगी। जीपी रेट दे रहे 10% ऑन सेल, तो सेल्स के ऊपर तो तब करोगे ना जब सेल पता होगी, अभी तो क्रेडिट सेल ही नहीं पता, तो मतलब रोल तो तब आता है आपके पास में, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे अभी जीपी को यूज नहीं कर सकते, अब हम क्लोज करने की सोचते हैं। सबसे पहले आपके पास में डेटर अकाउंट क्लोज हो सकता है, यस डेटर क्लोज हो सकता है, क्योंकि डेटर में ओपनिंग पता है, कलेक्शन पता है, क्लोजिंग पता है। तो डेटर को क्लोज किया तो क्या आ गई, क्रेडिट सेल्स आ गई, बैलेंस फिगर जो आप निकालेंगे तो 2860 आ जाएगी। तो 2860 विल बी द क्रेडिट सेल, वो क्रेडिट सेल हमारी यहाँ डली इनर कॉलम में, और आपका टोटल सेल आ गई। इस टोटल सेल का हम क्या कर लेंगे, 10% कर देंगे। तो जीपी उसने मुझे दिया था कितने परसेंट है, 10% है सीधा सेल्स का। तो टोटल सेल आपका जीपी आ गया 10% ऑफ दिस, तो ये जीपी बन गया और यही ब्रॉड डाउन हो गया जीपी। ठीक है जी, जीपी ब्रॉड डाउन हो गया। और बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई, परचेजेस, ये परचेजेस बैलेंसिंग फिगर आ गई। ये आप सीधा ब्रैकेट में बैलेंस फिगर लिख दीजिए। यहाँ इंस्टीट्यूट ने इसका वर्किंग नोट बना के दिखा दिया, वो लिखी वही वैल्यूज है सारी, उसे नाम दे दिया मेमोरेंडम ट्रेडिंग। मेमोरेंडम होता है किसी भी वर्किंग, जो आपकी वर्किंग नोट ही बन रहा है, टू फाइंड आउट अ पर्टिकुलर वैल्यू, क्योंकि हम जल्दी जीपी निकालते हैं ना, यहाँ परचेज निकल रहा है, पर जीपी तो पता ही है, आप बैलेंसिंग फिगर ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो वो परचेज यहाँ लिख दिया बैलेंस फिगर, बिल्कुल डिट्टो सेम बना दिया, वो कर दिया। बात तो एक आप वहीं पे लिख दो बैलेंस फिगर, तो ये परचेज आ जाएगी। तो ये परचेज आ गई। क्या है हमारी, ये कैश परचेज है कि क्रेडिट परचेज है? सर कैश परचेज होती तो कैश अकाउंट में दिखती, बात दिख नहीं रही थी, तो ये क्रेडिट परचेज है सारी। तो ये क्रेडिट परचेज है, तो ये कहाँ चली जाएगी, क्रेडिटर अकाउंट में। तो क्रेडिटर अकाउंट में आ जाएगा बाय परचेजेस 12597, ये सारी क्रेडिट परचेज है। और अब आप क्रेडिटर अकाउंट को क्लोज कर सकते हो, आपको ओपनिंग पता है, परचेज पता है, पेमेंट पता है, तो क्या मिसिंग है, क्लोजिंग। तो बैलेंस आ जाएगा क्लोजिंग 829 829, और ये कहाँ दिख जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्रेडिटर 829, तो 829 के क्रेडिटर आ गए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्लोज हो गया पॉइंट। अब हमारा सिर्फ बचा है बेटा एक्सपेंसेस का प्रीपेड आउटस्टैंडिंग, उसका इफेक्ट जो करना है, तो एक एक करके करते हैं, बस वो पॉइंट बचा, हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एक्सपेंसेस पे कितने करे इस साल में बेटा, 931050, तो वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो 931050 हमारा एक्सपेंसेस पेड आ गया, जो कैश बुक में आपको दिख रहे हैं। तो एक वहां डले, एक यहाँ पे आ गया। फिर आ गया हमारा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इसने यहाँ लास्ट में दिया था कितना, 55,200। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का क्या करेंगे, पेमेंट में ऐड करेंगे, और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो 55,200 यहाँ पे क्या करा हमने, ऐड करा, और साथ के साथ क्या कर देंगे, बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग आ जाएगा लायबिलिटी साइड में। फिर आगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था, ये बैलेंस शीट में दिया हुआ है 6500, इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि पिछले साल का इस साल पे हुआ, तो पेमेंट से माइनस हो जाएगा, क्लोजिंग ऐड ओपनिंग माइनस। तो ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस हो गया। अब बचता है कुछ प्रीपेड इंश्योरेंस का। बेटा ये हमारे एक्सपेंसेस पेड टोटल दे रखे हैं, ये सारे खर्चे हैं जो पे करे हैं, सब मिला के इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है ना। अब इसमें हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस है ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस होता है, ओपनिंग ऐड हो जाएगा। तो ओपनिंग प्रीपेड 3000 क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है जी इसमें और अब हमारा एक पॉइंट रह गया क्लोजिंग प्रीपेड निकालने के लिए, तो उसने कुछ हमें डाटा दिया है ये पॉइंट में। कहते हैं हम सालाना फायर इंश्योरेंस जो है 9000 का पे करते हैं हर साल 1 अगस्त को फॉर द रिन्यूअल ऑफ पॉलिसी। कहते हैं हम जो इंश्योरेंस पे करते हैं प्रीमियम, वो हर साल की 1 अगस्त को पे करते हैं। तो इट मीन्स अगर मैं सिंपल सी बात करूं बेटा, हमारा ईयर है 1 अप्रैल को चालू हो रहा है, 31 मार्च को खत्म हो रहा है। वो कहते हैं हम 1 अगस्त को जाके प्रीमियम पे करते हैं, कितना, 9000, और वो ईयरली है, तो वो अगले साल के 31 जुलाई तक वैलिड है। क्या मैंने इतने पीरियड का एक्स्ट्रा है जो उसी साल में दे दिया, यस, तो ये यहाँ पे प्रीपेड निकल जाएगा। कितने महीने का हो गया वो, अभी तो ओपनिंग में भी था, जो पिछले साल पे कर दिया था इस साल में, जो इस साल के पहले 4 महीने का है। तो इसी प्रकार से 4 महीने का आपने एक्स्ट्रा है जो पे कर दिया आपने करंट ईयर में। प्रीपेड क्या होता है, जिसकी पेमेंट इस साल में कर दी, अगले साल से रिलेटेड है।
तो हमने पे तो 1 अगस्त को कर दिया 9,000, पर 9,000 है तो 12 महीने का प्रीमियम। अब उसमें से 4 महीने जो अगले साल को फॉल कर रहे हैं, तो वो 9,000 इंटू 4/12, 3,000। ये क्या बन गया? क्लोजिंग प्रीपेड। क्लोजिंग प्रीपेड, तो जो हमने पे किया 9,000, उसमें 3,000 अगले साल का भी जुड़ा हुआ है। तो इस 3,000 को क्या कर देंगे हम लोग, यहां से माइनस कर दिया प्रीपेड जो आ रहा है, ठीक है ना, 9,000 इंटू 4/12 करके 3,000। और इसका सेकंड वे क्या हो गया, बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ जाएगा अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस या प्रीपेड इंश्योरेंस। एक खर्चा कम हुआ जो पे कर रहा था उसमें से, और एक एसेट साइड पे आ गया। तब करके आपको पता चल जाएगा कितना आपके पास है। बेटा एक एक वैल्यू के बाद ना आपको ये निकालने की आवश्यकता नहीं है, मतलब आप सीधा अपना लिखो, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड ओपनिंग माइनस क्लोजिंग प्रीपेड माइनस ओपनिंग ऐड करके सीधा आ जाएगा। और ये वैल्यू सीधा कहाँ चलेगी, पीएनएल में। वर्किंग नोट का रेफरेंस दे दिया, सारी चीजें टिक होगी, आपकी बैलेंस फिगर क्या आ जाएगा बेटा, नेट प्रॉफिट। बैलेंस फिगर क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। और ये जो नेट प्रॉफिट है क्या हो गया बेटा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा 440 250। तो ये हमने नेट प्रॉफिट ऐड किया तो आपकी कैपिटल निकल के आ जाएगी। और हम चेक कर लेते, हमारे क्वेश्चन की तो सारी चीजें टिक हो गई है, पीएनएल सारा टिक है, बैलेंस शीट की सारी आइटमें टिक है, यस सर सारी टिक है, आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। और जैसे हम कहते हैं क्या हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। सो सिंगल एंट्री का क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन को करने का हमेशा एक अप्रोच है, मैंने हर चैप्टर के लिए अलग अलग अप्रोच आपको सिखाई है। सिंगल एंट्री में हर चीज के दो इफेक्ट साथ के साथ, जो अकाउंट में जा रहा है, जो जहां जा रहा है, पीएनएल ट्रेडिंग बैलेंस शीट में जो भी है वो साथ साथ डालते चलो। दो चीजों को कोशिश करो एंड टू एंड क्लोज करने की, विच इज फिक्स एसेट का होता है जनरली, और हम बोल देते हैं आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का। एनपीओ के अंदर में हम आइटम बाय आइटम ही करते हैं, उस आइटम को ही पूरा क्वेश्चन में एंड टू एंड क्लोज कर देते हैं। तो डिफरेंट अप्रोच है, क्योंकि इंडिविजुअल आइटम्स है, कनेक्टेड नहीं है। जैसे यहाँ पे तो लास्ट में निकलेगी बैलेंस फिगर, हमें पहले से थोड़ा पता है कैसे अकाउंट से क्या आएगी, तो वो ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन है, वो आइटम बाय आइटम है। फाइनल अकाउंट्स के अंदर मैं जनरली अप्रोच बोलता हूँ कि आप ट्रेडिंग अकाउंट के समय तो क्या करो, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंस, वहां तक तो लिख लो। पीएल में जैसे मर्जी आप आके कर लीजिए सीक्वेंस को, और कोशिश करें कि जो एडजस्टमेंट आ रही है उसको साथ के साथ खत्म कर दे, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। या दो टिक लगने एडजस्टमेंट पे, सिंगल टिक लगना है आपका ट्रायल बैलेंस पे, उसका ध्यान रखिए। चलो टिक तो करना जरूरी है आपके लिए, ताकि आपका हमेशा क्वेश्चन पे कंट्रोल रहता है, कौन सा हो गया कौन सा नहीं हुआ। तो एडजस्टमेंट साथ के साथ कर दे तो हमेशा बेटर रहता है। अगर आपको लगता है एक पहले इफेक्ट कर लिया, बाद में मैं याद रख पाऊंगा, सारा काम ही याद रखने का है, सारा काम ही क्वेश्चन पे कंट्रोल रखने का है। अगर आप क्वेश्चन पे कंट्रोल रख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों किसी और अप्रोच से, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर मैं जनरली वो अप्रोचेस आपको सिखाता हूँ जो बेस्ट रहती है हमेशा बच्चों के लिए, जिससे क्वेश्चन ईजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है, ठीक है ना, आपको कंफ्यूजन नहीं आती, ठीक है ना, और हमेशा आपकी बैलेंस शीट वगैरह टैली हो जाती है। तो उस अप्रोच से हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारे पास में हो जाएगा, यस सर, यहाँ तक हमारे पास में हो जाता है जी, ठीक है ना, यस सर, यहाँ तक हमारे पास में बिल्कुल सारे का सारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नाउ बेटा लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटिंग टू द पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो पार्टनरशिप से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें काफी सारे टॉपिक्स आपके रहते हैं, तो इसमें से कुछ टॉपिक से रिलेटेड जो है इंस्टीट्यूट ने अपनी तरफ से क्वेश्चन यहाँ पे बनाया हुआ है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन गुडविल से रिलेटेड एक है, इजी सा क्वेश्चन है। ए एंड बी दो पार्टनर्स है फर्म में, उनकी कैपिटल है, ए की 6 लाख है और बी की 4 लाख है जी। कहते हैं इस साल के एंड में फर्म ने प्रॉफिट जो कमाया वो कमाया 3 लाख रुपीज, सो दैट इज अ प्रॉफिट। एज्यूमिंग की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, बताओ गुडविल की क्या वैल्यू होगी। कौन से दो मेथड से, एक बोला है कैपिटलाइजेशन मेथड से और एक बोला है सुपर प्रॉफिट मेथड से। अगर गुडविल जो वैल्यू करी जा रही है वो 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है, तो दो मेथड से आपको गुडविल बोला है, या कैपिटलाइजेशन या सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो पहले कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन मेथड क्या बोलते हैं, सिंपल, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न करते हैं विच इज कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसमें सिंपल है। तो प्रॉफिट कितना है हमारा, एक ही साल का दिया हुआ तो वही यूज हो जाएगा, तो 3 लाख वो है, और रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20%। तो हम क्या करेंगे, 3 लाख डिवाइड बाई कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म हो जाएगी, 3 लाख डिवाइड बाई 20% करा तो 15 लाख आ गया। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, अलग से नहीं दे रहा, तो वो पार्टनर्स की कैपिटल ऐड हो जाएगी, ए की 6 लाख बी की 4 लाख, तो 6 + 4 10 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड होगी, तो गुडविल आ गई 5 लाख। तो कैपिटलाइज वैल्यू बिजनेस है 15 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख, दोनों की ऐड करी तो वो आ गया। अगला मेथड कौन सा दिया, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 2 ईयर परचेज करना होगा। और नॉर्मल कैसे आता है, नॉर्मल आता है बेटा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल इंटू रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पर मैं हम एक एक करके वैल्यू डालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी, 10 लाख थी पार्टनर्स की कैपिटल, ए + 4 करके तो 2 लाख आ गया। एवरेज प्रॉफिट कितना, 3 लाख है।
तो सुपर प्रॉफिट क्या आ जाएगा, एवरेज माइनस नॉर्मल विच इज 3 लाख माइनस 2 लाख 1 लाख हो गया। और गुडविल क्या है, 2 ईयर परचेज है, तो कितना हो गया 2 लाख। सिंपल, तो आंसर क्वेश्चन था, ठीक है ना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन विच इज एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड है। कहते हैं पी और क्यू पार्टनर से इनके बीच में रेशियो क्या है, 3:1 की। कहते हैं 31 मार्च 24 फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ पी एंड क्यू दे रखा है। तो दो पार्टनर से रेशियो दे रखे और उनकी उस दिन की बैलेंस शीट दे दी पी और क्यू की। इस बैलेंस शीट में कैश, बैंक, डेटर, चौक, बीआर, लैंड और फर्नीचर दिया हुआ है, इधर कैपिटल दे दी, क्रेडिटर और रिजर्व दिया हुआ है। कहते हैं इन्होंने आर को लेके आ रहे हैं पार्टनर में शिप में 1 अप्रैल 2024 को, और टर्म्स क्या रखी है, तो टर्म्स कुछ बता रहे हैं आपको, और रिक्वायरमेंट देखेंगे तो क्या क्या रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट ही मांग रहा है, बैलेंस शीट नहीं मांग रहा, आसान हो गया। कह रहे गुडविल की वैल्यू एक तो 2 लाख लगा लेना। आर इज अनेबल टू ब्रिंग द कैश फॉर द गुडविल, वो कैश नहीं लेके आ रहा, तो डिसाइड किया कि जो उसका गुडविल का हिस्सा होगा वो पी और क्यू को तो देना ही है सेक्रीफाइस का, वो इन फेवर ऑफ आर जो होगा वो उसके करंट अकाउंट के थ्रू होगा, तो हम उसके करंट अकाउंट का डेबिट कर देंगे। क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोल दिया, कैश नहीं लेके आ रहा, नहीं बोलता तो हम कैपिटल को मेनली डेबिट करते, उसने खुद बोला करंट अकाउंट डेबिट होगा। कह रहा है आर वैसे 140 कैपिटल का लेके आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, तो उसका शेयर कितना है 1/5 है। पुरानों की हमें 3:1 रेशियो पता ही है, ओल्ड रेशियो क्या थी 3:1 है पार्टनर्स में, ये नया पार्टनर 1/5 के लिए 140 ला रहा है। अब ये रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स आ गए, ये तीनों, तो रिवैल्यूएशन के पॉइंट में अभी एक टेकअप कर लेता हूँ, और फिर कैपिटल अकाउंट को पार्टनर्स के रीएडजस्ट करना है प्रॉफिट शेयरिंग के हिसाब से, और जो भी एक्सेस डेफिशिएंसी होगी वो करंट अकाउंट में डालनी है, तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट है, लास्ट में आएगा। तो विल गो स्लो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बेटा बात कर लेते हैं अबाउट दी जो रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका बनना है, ये आपका बना हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें एक एक करके चीज डालनी शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, स्टॉक और फर्नीचर को रिड्यूस करना है बाय 10%, तो 10% से कम करना है। स्टॉक को पहले 10% देखो, 2 लाख है, तो 2 लाख का 10% कितना हो गया 20,000, तो 20,000 से कम करना है, टू स्टॉक 20,000 आ गया, ठीक है जी। अगला क्या है, फर्नीचर भी कम करना है 10%, तो फर्नीचर कितने का था 10,000, तो 10,000 का 10% कितना हो गया जी 1,000, तो टू फर्नीचर 1,000, ये पॉइंट हो जाएगा। प्रोविजन 5% की डेटर पे क्रिएट करनी है, तो डेटर है 160 के, 160 का 5% प्रोविजन बनानी है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 160 का 5%, तो विच इज 8,000, ठीक है जी। और फिर कह रहे लैंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है 20%, बढ़ाना है, तो लैंड बिल्डिंग कितने की 2.5 लाख की, 2.5 लाख से 20% इंक्रीज करे, तो 2.5 लाख का 20% कितना हो गया 50,000, तो 50,000 का इंक्रीज है। यही पॉइंट थे 3 जिसमें 4 आइटम्स कवर थी, आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस आ जाएगा, विच इज प्रॉफिट आ गया 21,000 का, और ये ओल्ड रेशियो में 3:1 में बढ़ गया, ठीक है जी, ये ओल्ड रेशियो में चला जाएगा। अब क्या होगा, हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जिसमें क्या आएगा 285 और 155, कैपिटल पहले से बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया, तो ये वैल्यूज डाल देते 285 और 155। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है ही, वो आ जाएगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 15,750 और 5250, तो वो ट्रांसफर हो गया। फिर रिजर्व सरप्लस लॉसेज दे रखे, यस जनरल रिजर्व है 60 का, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 3:1 में ये बढ़ जाएगा, तो जनरल रिजर्व 3:1 में आ गया 60,000 को जो बांटा, ईजी है। तो ओपनिंग बैलेंस, रिजर्व्स आ गए, जनरल रिजर्व वगैरह, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस आ गया। फिर जो नया पार्टनर है बेटा पैसे लेके आया था कितने कैपिटल के, आपके पास में 140, 140 का आपके पास दिख जाएगा जो बाय बैंक आया 140। अब दो चीजें रहेगी बस, क्वेश्चन खत्म है, एक गुडविल की एडजस्टमेंट और एक आपकी कैपिटल एडजस्टमेंट, दो चीजें रहेगी। तो पहले हम बात कर लेते हैं गुडविल के एडजस्टमेंट को लेके। तो बेटा गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए हमारे पास में क्या है, गुडविल की जो वैल्यू दे रखी थी वो हमारे पास 2 लाख दे रखी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, आप गेन सेक्रीफाइस निकाल के कर लो या क्रेडिट इन और डेबिट इन कर लो, और वैसे भी यहाँ पे अलग से कोई न्यू रेशियो नहीं बताई, तो जो ओल्ड रेशियो वही उनकी सेक्रीफाइस रेशियो है, ठीक है ना। तो न्यू रेशियो अगर हम निकालते भी है तो 1 - 1/5 न्यू पार्टनर जो आ रहा है, तो रिमेनिंग हिस्सा कितना हो गया 4/5, इस 4/5 को हम 3:1 में डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स में, तो वो बना 3/5 1/5, तो न्यू रेशियो आ गई 3:1:1। तो अब आप गेन सेक्रीफाइस कर लीजिए, जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है बेटा क्रेडिट इन ओल्ड डेबिट इन न्यू, तो क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो डेबिट इन न्यू रेशियो, तो ओल्ड रेशियो मारते 3:1 में 2 लाख को, तो कितना कितना बनता 1,50,000, ठीक है ना। ये आपके पास क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो हो गया, कौन कौन से पार्टनर है पी और क्यू, और डेबिट इन न्यू रेशियो के हिसाब से 3:1:1 हो गया, तो 2 लाख को डिवाइड बाई 5 किया 120 हो गया,
40 हो गया और ये भी 40 हो जाता है डेबिट। तो फाइनली कंक्लूजन क्या आएगा, पी को क्रेडिट करना है 30 से, इसको 10 से, और ये 40 से क्या हो रहा होगा, डेबिट हो रहा होगा, ये डेबिट हो जाएगा। ये कंक्लूजन आ गया। दिस इज द इजी कंक्लूजन। या आप क्या कर सकते हो, सीधा ही उसका हिस्सा निकाल लो 1/5 के हिसाब से 2 लाख में, और 2 लाख में 1/5 जो हिस्सा आ रहा है 40,000, सिंस कोई चेंज नहीं है तो बेटा वो आपके पास में किस में आ जाएगा, अल्टीमेटली आपके पास जो रेशियो आ रही है ओल्ड रेशियो वही सेक्रीफाइस रेशियो है, या गेन सेक्रीफाइस निकाल के दिखा दीजिए वो वही आएंगे, जैसे मर्जी कर लीजिए, क्रेडिट रोल डेबिट न्यू है या गेन सेक्रीफाइस निकाल दो। एंट्री जो बनेगी अब क्या है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे पी और क्यू के, पर ये आर करंट अकाउंट आएगा बेटा, क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेशली बोला है कि जो एडजस्टमेंट करनी है आर के करंट अकाउंट से करनी है, उनको क्रेडिट देना है तो उनके वो कैपिटल में जा रहा है, उनका नहीं बोल रहा, पर आर के करंट अकाउंट को डेबिट करना स्पेशली बोला है, तो 40 से डेबिट होगा और ये दोनों क्रेडिट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों तो आपके पास में क्रेडिट हो रहे हैं और ये 40 से डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। तो हम एंट्री को देख लेते हैं। तो ये दोनों अकाउंट्स को क्रेडिट कर देंगे बाय आर करंट अकाउंट, जो गुडविल का हिस्सा 30 और 10। सर उसकी आर को नहीं डेबिट करेंगे, नहीं, वो उसके करंट को डेबिट कर रहे हैं, और करंट अकाउंट हमसे मांगा नहीं है क्वेश्चन में, कैपिटल ही मांगी है, वो नहीं मांगा, ठीक है ना। अब आता है बेटा लास्ट पॉइंट, कैपिटल एडजस्टमेंट। कह रहे कैपिटल को एडजस्ट करना है पीएसआर को लेके, जो भी एक्सेस एफिशिएंसी है करंट में ही लेके जानी। अब बेटा किस बेसिस पे करनी है, तो उसके लिए उसने हिंट दिया था आर 140 लाया 1/5 के लिए, तो इसलिए आर को ही बेस लेके किया जाएगा। तो आर को बेस लेके किया जा रहा है, 140 वो लाया 1/5 हिस्से के लिए। तो टोटल कैपिटल कितनी होगी फर्म की, 140 इंटू 5/1 7 लाख, और इस 7 लाख को न्यू रेशियो में बांट देंगे 3:1 में। तो 7 लाख को जब न्यू रेशियो में डिवाइड करा जाएगा तो वो आपके पास बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन 420 140 140, ठीक है ना। और बाकी आपके पास क्या हो गया, बैलेंसिंग फिगर आ गई, ऑब्वियसली आर का आना नहीं, उसका तो 140 था, बट कौन कौन आ गए, क्यू और ये। जनरली अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलते बाय कैश टू कैश या बाय बैंक टू बैंक करके करते हो, पर क्वेश्चन ने स्पेशली बोला था कि जो भी एडजस्टमेंट करोगे वो किसे करोगे बेटा, करंट अकाउंट से करोगे, उसने साफ बात क्वेश्चन में लिखी थी। तो इस वजह से वो करंट अकाउंट आपके पास आ जाएगा, तो बाय पीस करंट अकाउंट या टू क्यूज करंट अकाउंट आ जाएगा। तो वो करंट अकाउंट के थ्रू है, क्वेश्चन ने स्पेशली बोला है, ना बोलता है तो बाय कैश टू कैसे होता है, पर इसने बोला है करंट अकाउंट, तो इसलिए करंट अकाउंट से हो रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा हमारा पार्टनरशिप का। अगला क्वेश्चन बेटा आ रहा है हमारे पास में, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ शेयर का। तो शेयर्स का क्वेश्चन आ रहा है। इसमें इशू रिडम्पशन इसलिए लिखा है क्योंकि रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर का भी टॉपिक है, ये तो इशू 4 वाला क्वेश्चन आ रहा है। कह रहा है हैप्पी लिमिटेड ने रजिस्टर करा, इक्विटी कैपिटल है 4 लाख रुपीज, डिवाइडेड इंटू 4000 शेयर है 100 वाले, सब्सक्रिप्शन के लिए आज इशू कर रहे 2000 शेयर्स, जिसमें पेबल है 25 रुपये एप्लीकेशन पे, 30 रुपये अलॉटमेंट पे, 20 रुपये की फर्स्ट कॉल है, एंड बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो बाकी तो जब मंगाएंगे तब, अभी तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल बता रहा है। अगर आप देखोगे रिक्वायरमेंट में क्या है, जर्नल एंट्रीज डालनी है बेटा, क्या डालनी है, जर्नल एंट्रीज डालनी है। कहता है जो एप्लीकेशन मनी है वो तो 2000 शेयर पे पूरी मिल गई, क्योंकि 2000 के लिए हम गए थे ना, तो हमें 2000 पे पूरी पे आ गई, ठीक है ना। और एक ऐसे 25 30 और 20, मैं लिख देता हूँ 25 30 और फर्स्ट कॉल 20, बाकी की बात ही नहीं हो रही, वो एज एंड मैन बोल रहा है, बोलेगा स्पेशली तो बात अलग है, 100 रुपये पूरे करने के लिए हम कर देंगे, और अभी उसने बोला एज एंड मैन। अब 2000 रुपये पूरी क्या आ रही है, उनको अलॉटमेंट कर दी, कहता है अलॉटमेंट अमाउंट भी पूरा मिल गया, बट जब फर्स्ट कॉल मंगाई तो आपके पास कुछ चीज़ें बोल रहा है, तो वो फर्स्ट कॉल पे, तो क्या मैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्रीज इजी तरीके से डाल सकता हूँ, हाँ भाई हाँ, दो एप्लीकेशन की दो अलॉटमेंट की तो आसान एंट्रीज है, 2000 शेयर है 25 रुपए के हिसाब से है, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन सीधा आ जाएगा, तो बैंक डेबिट हो गया 2000 इंटू 25 50,000 टू शेयर एप्लीकेशन 50,000, फिर शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2000 इंटू 25 शेयर कैपिटल में चला गया। फिर अलॉटमेंट ड्यू होती है 2000 इंटू 30, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। आप शेयर अलॉटमेंट के साथ वर्ड प्रीफ इक्विटी नहीं भी करेंगे तो चलता, बिकॉज वो डेबिट करके क्रेडिट होकर खत्म हो जाना है, जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट है जो भी है। और कैपिटल के साथ जनरली हम बोलते हैं जैसे प्रीफिक्स कर दो, अगर इक्विटी शेयर लिख रहा है प्रेफरेंस है तो जैसे भी है। और बैंक टू शेयर अलॉटमेंट रिसीव हो गया,
फर्स्ट कॉल कितने की बेटा, फर्स्ट कॉल 20 की है, तो फर्स्ट कॉल भी ड्यू हो जाएगी। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 2000 इंटू 20। अब फर्स्ट कॉल की रिसीट की जब बात आ रही है तो उसने कुछ बोला, ड्यू तो हो गई। कहते हैं जब हमने फर्स्ट कॉल करी तो एक शेयर होल्डर जिसने फेल टू पे द अमाउंट ऑन 200 शेयर हेल्ड बाय, तो 200 शेयर जिसके पास थे उसने कॉल दी ही नहीं। कह रहा और एक और शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर थे, उसने सारा अमाउंट दे दिया उसके शेयर्स का। तो बचा कितना था बेटा, हमारे पास बचा कितना है अभी देखो, तुम्हारा शेयर तो 100 का था, अब ये कितना बनता है तीनों मिला के 75। तो अभी जो पेंडिंग है फाइनल कॉल या जो भी दो कॉल्स मंगाओगे जो भी है वो 25 रुपये है। तो एक व्यक्ति जिसके पास 100 शेयर है उसने एक्स्ट्रा 25 रुपये दे दिए कॉल से एडवांस के, उसने अगले के भी दे दिए, अभी के तो दिए ही, वो तो दे नहीं थे, आगे के भी दे दिए। कह रहे कंपनी ने डिड नॉट मेक एनी अदर कॉल, आगे की कॉल की कोई एंट्री नहीं है, तो 25 रुपये की कॉल की कोई एंट्री नहीं है, वो हो सकता है एक में या दो में, हमें नहीं पता ना, तो वो बाद में बात हो रही है तो उसकी नहीं बात। अब इसमें क्या हो रहा है, दोस्तों ने नहीं दिए वो कॉलिन एरियर है, 100 ने एक्स्ट्रा दे दिए, तो बेटा हमारे पास में एंट्री जो बनेगी कॉलिन एरियर में आएगा 200 इंटू 20, जो इस कॉल के पैसे नहीं आए। टू शेयर फर्स्ट कॉल तो 40 पूरा आ जाएगा, ड्यू हुई थी। जो एक्स्ट्रा दे दिए 100 वाले ने कितने रुपए, 25 रुपये पर शेयर, वो 2500 आ गया। और जो बैंक में टोटल में आ रहा है 38,500। भैया आप निकाल भी सकते हो कैसे, भाई जैसे 2000 शेयर थे, 200 ने तो दी नहीं, तो 1800 वालों ने ही दी है 20 रुपये, और 100 वालों ने दी है 25 रुपये, तो आपको उससे भी टैली हो जाएगा भाई। 2000 में से 200 ने तो दी नहीं, तो 1800 ने पे करे ना 20 रुपये, तो वो आए, और जो 100 वाले ने 25 रुपये दिए वो भी आए। तो बैंक में टोटल आ गया कितना मिला, कॉलिनियर में जो नहीं मिला, टू शेयर फर्स्ट कॉल आ गया टोटल जो था, और टू कॉलिनियर एडवांस आ गया जितना हमें एक्स्ट्रा मिल गया। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन था, किया हुआ ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल हमने लेक्चर्स में। अगला बेटा डिबेंचर्स की बात हो रही है, ठीक है जी। तो डिबेंचर्स में पहला क्वेश्चन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आसान सा क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पे। कहते हैं वेल डन लिमिटेड ने इशू करे 3,50,000 12% डिबेंचर 100 वाले पार पे, पूरा का पूरा एप्लीकेशन पे ही आना है फर्स्ट अप्रैल को। एप्लीकेशन पर ज्यादा की आ गई, एक्सेस मिल गई 350 के बदले 385। कहते हैं डिबेंचर्स अलॉट करे 7 अप्रैल को और एक्सेस पैसा हमने वापस कर दिया, जिनका फालतू आया उनको वापस कर दिया, क्योंकि सारे ही मंगा रहे हैं तो एक्सेस वापस कर दिया। कह रहे एंट्रीज डाल दीजिए इंक्लूडिंग कैश वाली इन द बुक्स। तो आसान सा क्वेश्चन है, इसमें ही कुछ नहीं, पैसा आएगा 385 पे, जो एक्सेस 35,000 का मिला 385 के मतलब 350 के बदले 385 वो रिफंड कर रहे हैं, वो बैंक टू बैंक हो जाएगा, बाकियों को हम 12% बेंच अलॉट कर देंगे। तो इकट्ठे ही आ रहा है तो नॉर्मल एंट्री बेटा 1 अप्रैल को डेट जरूर डाल देना, टू 12% बेंचर एप्लीकेशन 385 इंटू 100, सारे पैसे इस पे ही आ रहे हैं, तो वैल्यूज इन थाउजेंड्स है, इसलिए वो आपके पास 3 जीरो कट गई है, ठीक है। 7 अप्रैल को हमने इसमें से एक्सेस को रिफंड कर दिया, तो एक्सेस कितना है 35,000। सर 35,000 कैसे आया बेटा, सिंपल है, हमने टोटल 3,50,000 पे मंगा रहे हैं जो हम अलॉट करेंगे, पर एक्सेस आ गई 385, तो एक्सेस कितनी मिली 350 के बदले 35,000 की फालतू मिली, वो रिफंड कर दिया, ठीक है ना, 3 जीरो आपके कट गए तो रिफंड कर दिया हमने 35,000 का। और फिर जितनों को अलॉट करा तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू 12% डिबेंचर, ठीक है ना, तो 3,50,000 को हमने अलॉट कर दिया। सर काश करे इतने आसान क्वेश्चन पेपर में आ जाए, मजा ही आ जाए, बल्ले बल्ले हो जाएगी हमारी तो बिल्कुल। हाँ जी, तो ये तो आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है ना, तो इजीली आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है रिडम्पशन से रिलेटेड कुछ कहता है कंपनी ने इशू करे 40,000 12% डिबेंचर 100 वाले 1 अप्रैल 20 को, इनकी रिडम्पशन होनी है 1 मार्च 2024 को। टर्म्स में लिखा है कि इन्हें रिडीम करेंगे प्रीमियम पे 5% एक्स्ट्रा देंगे, 100 के बदले 105 देंगे। कंपनी ने ऑप्शन दिया कि आप कन्वर्ट करा सकते हो डिबेंचर को 20% अपने हिस्से को इक्विटी शेयर में, वो होगा फेस वैल्यू 10 का, पर हम इशू कितने पे करेंगे 15 पे, तो अपने डिबेंचर के 20% हिस्से को कन्वर्ट करा सकते हो, ठीक है ना, 20% हिस्से को कन्वर्ट करा सकते हो, पर बाकी तो कैश ही मिलेगा, मतलब 80% के बदले कैश मिलेगा। कहता है जो 50 डिबेंचर होल्डर्स है जिनके पास टोटल में 5,000 डिबेंचर्स है, उन्होंने ऑप्शन ही एक्सरसाइज नहीं किया, तो भाई टोटल 40,000 में से 5,000 ने तो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया, वो तो सारे क्या ही मिलेगा उनको, तो सबको कैश ही मिलेगा, बाकियों को ही ऑप्शन की बात आएगी। तो बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो अलॉट करे जाएंगे और कितना कैश दिया जाएगा, सिंपल अगर मैं क्लियरली बात करूं, 35,000 में से 5,000 ने, सॉरी 35 नहीं 40 में से
5,000 ने तो ऑप्ट ही नहीं किया, तो इनको तो पूरा ही क्या मिलेगा, कैश। और 35,000 में भी 20% कन्वर्ट होगा और 80% के बदले क्या मिलेगा, कैश। तो इसको शेयर्स मिलेंगे, इनको कैश। तो शेयर्स कितनों को मिल रहे हैं, 7,000 को। तो 28,000 को क्या ही मिलेगा, कैश मिलेगा, बस। तो टोटल 40,000 में से अगर मैं बात करूं, शेयर्स मिल रहे सिर्फ 7,000 को, कैश कितना को मिलेगा, 5,000 को प्लस 28 को। कन्वर्ट तो 20% ही होगा ना, 80% वैसे कैश मिलना था जो ऑप्ट भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं 100% ऑप्ट कर रहे, 20% ऑप्ट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो बस वही बात है। और हर 100 के बदले कितने देने हैं, 105। यहाँ पर में वही है, 40,000 टोटल है। जिन्होंने ऑप्ट नहीं किया 5, जिन्होंने ऑप्ट किया 35। उसका भी कन्वर्ट कितना होना है, 20। तो कन्वर्ट कितने होंगे, 7,000। तो उनकी रिडम्पशन वैल्यू कितनी बनी, 7,000 इंटू 105, 735। भाई हर डिवेंचर के बदले कितना देना है, 105। तो 7,000 के बदले कितना देंगे, 105, 735। और अपना शेयर कितने में दे रहे हैं, 10 वाला 15 पे। तो डिवाइड बाय 15 करेंगे बेटा, नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए। तो डिवाइड बाय 15 करा जाएगा, ये जानने के लिए कितने शेयर इशू किए जाएंगे इनको, 49,000। क्योंकि एंट्री बन रही होगी आपकी, डिवेंचर होल्डर डेबिट 735 टू इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा 49,000 टू 10 टू प्रीमियम में जाएगा सिर्फ 49,005। तो प्रीमियम पे दे रहे ना। और कैश कितना देंगे बेटा, वो दे रहे हम, सिंपल बोलूँ तो 5,000 को प्लस 28,000 को इंटू 105। तो 33,000 इंटू 105 आपका 3465। या इन्होंने क्या किया, टोटल में से जितनों को शेयर दे रहे हैं उनकी वैल्यू माइनस कर दी, बात तो एक ही है। 42 लाख में से 735 माइनस करोगे तो भी आ जाएगा। टोटल में तो 42 देना है, 40,000 डिबेंचर्स को 100 के बदले 105 करके 42 लाख देना है। कितने की वैल्यू के बदले शेयर दे चुके, 735 के, बाकी कैश है। या सीधा देख लो भाई कितनों कैश देना, एक 5,000 और एक 28,000 है, इंटू 105 तो कैश आ गया। क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन था। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक्सट्रैक्ट दे रहे बैलेंस शीट का ऑफ गोल्ड स्टार लिमिटेड 31 मार्च 2024 की। अब इस बैलेंस शीट में क्या क्या दे रहे बेटा, ऑथोराइज कैपिटल है, 3 लाख इक्विटी शेयर है 10 वाले, प्रेफरेंस शेयर्स भी दिए हुए हैं कुछ, फिर इशूड सब्सक्राइब भी दी हुई है, इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, और रिजर्व सरप्लस में है जिसमें जन रिजर्व, सीआरआर, सिक्योरिटी पीएम और पीएल। हमें क्वेश्चन में क्या कहता है, 1 अप्रैल 2024 को कंपनी डिसाइड किया कैपिटलाइज करने का अपने रिजर्व्स को बाय वे ऑफ बोनस। तुम बोनस देने जा रहे हैं। स्कीम क्या है, 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर हेल्ड, हर 5 के बदले 2 शेयर देंगे। कहता है एंट्रीज डाल दीजिए किताबों में क्या डलेगी और फिर बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी बना देना। थोड़ा सिंपल है, हमारे आज ये हमेशा इशूड शेयर्स पे लगेगा। तो कितने बोनस शेयर दिए जाएंगे, 270 आज है इंटू 2/5, 1,08,000 शेयर्स। और शेयर 10 रुपये का है तो इंटू 10 करेंगे तो अमाउंट हो जाएगा 10,80,000। तो इतने अमाउंट का बोनस देने जा रहे हैं। फुली पेड वालों को फुली पेड शेयर देने की बात हो रही है। अगर कई बार पार्टली होते तो क्वेश्चन भूलते हैं कि पहले इनको फुली कर लो। पार्टली टू फुली भी बोनस होता है और बहुत रेयर केस होता है। मतलब पहले कहता है फाइनल कॉल मंगा के फुली पेड कर लो, फुली वालों को फुली देते हैं सेक्शन 63 के हिसाब से। तो वही है। अब इसमें कौन कौन से रिजर्व यूज कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो पहले आपके पास में अब रिजर्व जो आएंगे 1080 का तो बोनस बनता है बेटा, सिंपल सी बात है। तो 1080 का बोनस बनता है, यहाँ पे इन्होंने निकाल के नहीं दिखाया हुआ पर आप जरूर कंप्यूट करके दिखा दिया करें 1080 का जो आ रहा है। अब इसमें सबसे पहले कौन सा यूज़ हो गया, CRR यूज़ हो गया 120 का। तो CRR आ गया 120 से कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। फिर सिक्योरिटीज पे हम कैश वाला ही यूज़ हो सकता है तो कैश ही दिया हुआ है 75, तो वो आ गया। टोटल में पूरा कितना करना है बोनस सूची ऑर्डर 1080। फिर हमने क्या यूज़ कर लिया, फ्री रिजर्व। तो उसमें जन रिजर्व यूज़ कर लिया 360, वो भी पूरा यूज़ हो गया। और PNL में खूब सारा पड़ा है 6 लाख, उसमें से हमने कितना बैलेंसिंग फिगर बचा रहेगा एंट्री का। ऐसा कभी नहीं हो सकता रिजर्व्स कम पड़ जाए, क्योंकि नहीं तो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। क्योंकि रेजोल्यूशन पास करने से पहले देख रहे हो रिजर्व्स कितने पड़े, सफिशिएंट पड़े तभी उतने का रेजोल्यूशन पास। नहीं तो स्कीम 145 कर देते ना अगर कम रिजर्व्स होते, कहने का मतलब कम शेयर देते फिर। तो ऐसा कभी संभव ही नहीं है कि रिजर्व्स कम पड़े रहते। अच्छा, जन रिजर्व PL में ऊपर नीचे कर सकते हो, और हम जनरली एक बच्चे के लिए आसान कॉम्बिनेशन के लिए बोलते हैं, पहले जन रिजर्व फिर PL। तो CRR सिक्योरिटी फंड फिर फ्री रिजर्व है, और फिर बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एंट्री आ गई 1080। फिर बेटा हमारे पास में जनरल एंट्रीज नहीं, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनना है। क्वेश्चन ने मांगा है आफ्टर दी बोनस इशू, ठीक है ना। तो उसमें हमेशा क्या होता है, आपका उतनी चीज़ हमने दिखा दी
इक्विटी लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस, तो 2 नोट्स है। इसमें क्या करना है बेटा, शेयर कैपिटल का थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे मैं पहले इशू डाल देता हूँ। इशू में 270 पहले थे, 108 और इशू करें तो 270 प्लस 108 बन जाते हैं 378 शेयर्स। तो इशूड सब्सक्राइब में इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इज फुली पेड 3780। और डिस्क्लोजर देना बेटा शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट, हमें बताना होता है कितने शेयर्स इशूड बाय वे ऑफ बोनस है, तो लिखते हैं हम ब्रैकेट में आउट ऑफ अब इतने शेयर्स इशूड बाय वे ऑफ बोनस है। प्रेफरेंस एज इट इज है 24,000 शेयर, तो वो 24,000 शेयर आपके पास एज इट इज आ गए। तो टोटल इशूड कैपिटल ये आ गई और यही अमाउंट आपका यहाँ दिख जाएगा। अब आते हैं ऑथराइज पे। ऑथराइज है मैक्सिमम कैपिटल। इसमें मेन पॉइंट क्या है, इक्विटी तो है ही 3 लाख, तो आपके तो बोनस करने के बाद वो ऊपर चली गई, तो उस केस में क्या करोगे, ऑथराइज कभी भी कम नहीं रह सकती ना, तो ऑथराइज भी इक्वलेंट टू दिस हो जाएगी, ये ऑटोमेटिक है। तो हम रेजोल्यूशन उसका भी पास करते हैं आपकी, और उसकी फीस वगैरह डिपॉजिट करा के अपने पास में आरओसी में अपनी ऑथराइज कैपिटल भी इंक्रीज कराते हैं। तो बेटा 3,78,000 शेयर हो जाएंगे। अगर ये पहले से ही 4 लाख होती तो मैं 4 लाख लिख देता, अब ये कम पड़ गई तो हम इक्वलेंट टू इश्यूड लिख देंगे, इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इच। और प्रेफरेंस जो है वो तो ज़्यादा ही है 25,010 के हिसाब से, तो 25,010 के हिसाब से ही वो है, तो वो ऑथराइज है। ऑथराइज ओनली फॉर डिस्क्लोजर, और ऑथराइज कभी भी कम नहीं हो सकती, ऑथराइज कभी भी कम नहीं हो सकती मेरे प्यारे बच्चों, ये बात हमें पता है, ठीक है ना। फिर रिजर्व सरप्लस में क्या है, सीआरआर पूरा यूज हो गया था 0, सिक्योरिटीज में पूरा यूज हो गया था 0, जर्नलिज्म पूरा यूज हो गया था 360 माइनस 360 0। क्या सर हमें एक एक यूटिलाइज फॉर बोनस इशू लिखना होता है, वैसे कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है, कंपलसरी रिक्वायरमेंट लिख देंगे बेटर है, नहीं तो ब्रैकेट में लिख दो माइनस माइनस जैसे हम करते हैं। टीएनएल में पढ़ा कितना था, टीएनएल में पढ़ा था बेटा आपके पास में 6 लाख, हमने यूज कितना किया था 525, तो अभी भी 75 बचा है, तो पीएनएल में बचा 75, वही हमारा बैलेंस शीट में दिख जाएगा 75। तो ये आ गई इशूड कैपिटल जो आपकी इशूड सबसे गोल्डन पेड अप है, और वो आ गया आपके पास रिजर्व सरप्लस में। और ऑथराइज कैपिटल ऑब्वियसली है, हमने बढ़ाई है जो रिक्वायर्ड अमाउंट था उससे अपनी सोल्यूशन में, तो बढ़ेगी बढ़ेगी ऑटोमेटिक है, ऑथराइज कम नहीं रह सकती, ऑथराइज कम नहीं रह सकती, ठीक है ना बात। यस सर। नाउ इसके बाद हमारा बेटा वन मोर लास्ट क्वेश्चन जो है, राइट शॉर्ट नोट है अलग अलग चीज़ों पे, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, तो अलग अलग कन्वेंशंस है विच आर दी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स वगैरह जो आप फॉलो करते हैं अल्टीमेटली, जो हमने मतलब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के टॉपिक में करते हैं, तो दे मर्ज आउट ऑफ दी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो हम फॉलो करते हैं, नोन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अडॉप्टेड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ओवर अ पीरियड। ये ड्राइव्ड होते हैं बाय यूज, जो प्रथा आप फॉलो कर रहे हैं, कस्टम ट्रेडिशन वो जो आप फॉलो कर रहे हैं, आपके अलग अलग अकाउंटिंग कन्वेंशन आते हैं, कंजर्वेटिज्म है, मटीरियलिटी है, तो कुछ वो हमने सीखते हैं कि आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कन्वेंशंस इनमें क्या क्या मेजरली फर्क रहता है, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग बॉडी ऑफ द वर्ल्ड में चेंज एनी ऑफ द कन्वेंशन क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, इनकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जग जाहिर सेम है, अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉलो किए जा सकते हैं। फिर अगला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। भाई ट्रायल बैलेंस के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, तो सबसे पहले क्या होता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बेटा चेक करने के लिए, क्योंकि हमने ट्रायल बैलेंस बनाया जनरल एंट्रीज डाली डेबिट इक्वल टू क्रेडिट डुअल एस्पेक्ट के हिसाब से, लेजर पोस्टिंग सही करी, तो दोनों अकाउंट में डाला जिसमें डेबिट है जिसमें क्रेडिट है, वो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी टैली होगी। भाई दोनों हजार अगर एंट्री 10,000 से थी तो दोनों अकाउंट में 10,000 ही किया, कोई टोटली गलती नहीं करी, वो सही करके डाला तो ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा, तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए, ठीक है ना, कि हमने कोई गलती ना करी हो, अर्थमेटिकल एरर ना की हो। अगला है बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या ट्रायल बैलेंस को देख के ही हम अपना ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाते हैं, यस, तो यही वो बेसिस है जिसको लेके हम अपने फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जिसको हम लेके अपने फाइनल अकाउंट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट वगैरह, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास ये नहीं होता है तो इट विल बी इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है ना, बना नहीं पाएंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है। फिर आता है समराइज लेजर, ट्रायल बैलेंस कंटेन्स द लेजर बैलेंसेज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, तो ट्रायल बैलेंस में लेजर बैलेंस आ रहा है पर्टिकुलर डेट पे, भाई डेटर का बैलेंस दिख रहा है 50,000, कैपिटल का बैलेंस दिख रहा है 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी है 1 लाख, जो भी है, तो इंटायर लेजर जो है समराइज करी जाती है इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस। पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर अकाउंट को जज किया जा सकता सिंपली बाय लुकिंग एट द ट्रायल बैलेंस, तो हम अकाउंट को जान सकते हैं वो क्या दिख रहा है कितना दिख रहा है, और अगर उसकी डिटेल जाननी है तो हम लेजर जाके भी चेक कर सकते हैं। भाई मेरे पास अब दिख रहा है कि डेटर्स का बैलेंस 50,000, तो मैं डेटर अकाउंट जाके देख लूंगा किनसे कितना आया है, कितनी सेल करी थी, और वो करके पता चल जाएगा। कैश में बैलेंस दिख रहा है 8,000, तो मैं कैश अकाउंट तब जाके चेक करूंगा भाई कैश में 8,000 कैसे बचा है, कितना आया कितना गया, अदरवाइज तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है इतना पैसा पड़ा है, वह ऑन पर्टिकुलर डेट आपका ट्रायल बैलेंस बन के बता रहा है, ठीक है ना। फिर अगला एक जनरल क्वेश्चन अगेन हो, पोस्टिंग ऑफ जनरल एंट्रीज इनटू लेजर के रूल्स बताने बेटा, ये एक्चुअली जो क्वेश्चन है वो है रूल्स ऑफ पोस्टिंग, कि जनरल एंट्री से लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं। तो बेटा बहुत ही बेसिक है, होता क्या है
डिस्कस करते हैं लेक्चर में भी, क्लास में भी हमेशा डिस्कस होता है। इंग्लिश बनानी मुश्किल हो जाती है, आसान बात है, इतनी आसान की इंग्लिश है। तो सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाता है लेजर में हर अकाउंट का, और एंट्री जर्नल से पोस्ट करी जाती है टू रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट अकॉर्डिंगली। तो बेटा अगर हमारी एंट्री है सैलरीज टू कैश एक बार के लिए, तो मैं क्या करूंगा, सैलरी अकाउंट खोलूंगा, एक कैश अकाउंट खोलूंगा, काइंड ऑफ कैश बुक नहीं है मान लो, तो सैलरी अकाउंट है और कैश अकाउंट है। या हमारी एंट्री है मशीनरी टू वेंडर, तो मशीनरी अकाउंट खोलेंगे वेंडर, तो हम हर का सेपरेट अकाउंट खोलेंगे जिसकी भी जर्नल एंट्री हमने डाली है, तो लेजर पोस्टिंग करने के लिए। फिर हम प्रैक्टिस है टू यूज द वर्ड्स टू एंड बाय पोस्टिंग करते समय ट्रांजेक्शन की। टू यूज होता है जहाँ पे अकाउंट्स रिटर्न होते हैं ऑन दी डेबिट साइड, तो मशीनरी टू अगर क्रेडिटर है तो मशीनरी अकाउंट में जाके क्या लिखेंगे, टू क्रेडिटर, उसको डेबिट करा जाएगा। और बाय यूज होता है आपके पास में जब हम लिखते हैं ऑन दी क्रेडिट साइड में, ठीक है ना। इनका कोई मीनिंग नहीं है, बट ये यूज़ किए जाते हैं, पता करेंगे किसको डेबिट किया किसको क्रेडिट किया। फिर जो कंसर्न अकाउंट डेबिट किया था जर्नल में उसे ही डेबिट करते हैं, पर रेफरेंस किसका देते हैं, दूसरे का। तो भाई मशीनरी अकाउंट में क्या लिखोगे, टू वेंडर, वेंडर अकाउंट में क्या लिखोगे, बाय मशीनरी, तो रेफरेंस दूसरे का देते हैं, उसको जो डेबिट किया डेबिट करेंगे, क्रेडिट किया क्रेडिट, पर रेफरेंस दूसरे का देते हैं, टू और बाय लगा के। तो बेसिक सा क्वेश्चन था। फिर मशीन आर रेट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्शन, तो मशीन आर रेट क्या बोलता है, जब एक एसेट की लाइफ, मशीन की लाइफ किसमें, आवर्स में, घंटों में, कितने घंटे चलेगी, तो उस केस के अंदर हम ये देखते हुए टोटल में कितने घंटे चलना है, उसको देखते हुए कितने घंटे करंट ईयर में चलेगी, तो हम प्रोपोर्शनल डेप्शन लगा देते हैं। तो हम उसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट को उसके डिपेंडिंग ऑन कितने आवर्स वो चलिए उसके हिसाब से डेप्शन निकाल लेते हैं। तो ये आपके पास तब अप्लाई होता है वेयर इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द एक्चुअल रनिंग आवर्स ऑफ द मशीन, तो डेप्शन को कैलकुलेट किया जा सकता है ऑन दी आवर्स जितने उसने वर्क किया, ठीक है ना। तो लाइफ को हम जो कैलकुलेट सालों में नहीं करते बट घंटों में करते हैं। डेप्शन कैलकुलेट करी जाती है आफ्टर एस्टिमेटिंग द टोटल आवर्स, कि मशीन कितना पूरे साल में चलेगी, पूरी लाइफ टाइम में, ठीक है ना। प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं कि कितने घंटे वो चली है, और डेप्शन कंप्यूट करी जाती है। तो एग्जाम्पल भी एक दे दिया, आप भी अपने पास एग्जाम्पल लिख के दिखा सकते हैं हमेशा, क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन 4 मार्क्स का एग्जाम्पल दिखा दो भाई, ठीक है ना। कॉस्ट है 10 लाख की, मशीन की लाइफ है पूरी 50,000 आवर, तो आर्ली डेप्शन कैसे होगी, 10 लाख डिवाइड बाई 50,000 डिवाइड कर देंगे, तो हम 24 आवर होगी एक तरीके से। तो जितने घंटे मशीन चलेगी, मान लो 2,000 घंटे चली, तो इतनी डेप्शन हमने चार्ज कर दी, जिसे हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, 10 लाख इंटू 2,000 डिवाइड बाई 50,000। तो ये हम करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, डेप्रिशिएबल अमाउंट इंटू, फॉर्मूला जरूर लिखो, डेप्रिशिएबल अमाउंट इंटू आर जितने मशीन इस साल चलिए डिवाइड बाई टोटल मशीन आर्स कितने चलेगी, फिर डेप्शन आ गई, ठीक है ना। और जो लास्ट पार्ट है बेटा आपके पास वो है कंटीजेंट एसेट एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट एसेट है बेटा कोई ऐसा फायदा, कोई गेन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है, कोई ऐसी लायबिलिटी जो कल को राइज हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, हमारे कंट्रोल में नहीं है, इट इज नॉट आपके पास अंडर अवर कंट्रोल, वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, वो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे डिपेंडेंट है। कोर्ट में केस चल रहा है, किसी ने ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में कोर्ट में केस फाइल करा, अभी केस चल रहा है, अभी पता नहीं है, कुछ नहीं पता, तो कंपनी को पैसे देने पड़ सकते हैं, तो उसके लिए कॉन्टीजेंट लायबिलिटी हो गई। दूसरे व्यक्ति को केस जीतने में पैसे मिल सकते हैं कस्टमर को, तो उसके लिए कंटीजेंट एसेट हो गया, ठीक है ना। तो वो आ गया एसेट, एसेट द एग्जिस्टेंस, ओनरशिप और द वैल्यू नोन और डिटरमिन ओनली ऑन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। फायदे की बात हो रही है, एसेट की बात जो हो भी सकता नहीं भी हो सकता, वो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पर डिपेंडेंट है। ऐसी लायबिलिटी ऑब्लिगेशन किसी कंडीशन सिचुएशन की जो राइज हो सकती है फ्यूचर में, पर डिपेंडेंट है अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स। तो आपके पास हो भी सकता है नहीं भी हो सकता आपके पास में, जो अनसर्टेन इवेंट के ऊपर, फ्यूचर के इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जनरल परिभाषा पूछी थी वो हमने यहाँ पे बता दिया है, और इसके साथ में बेटा आपका जो पूरे का पूरा आरटीपी है वो डिस्कस हो जाता है। अब बच्चे जबरदस्त तरीके से, अच्छे तरीके से अपने ऊपर विश्वास रखते हुए तैयारी करते जाइए। मेरी तो ब्लेसिंग्स और बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ है ही, हमेशा ही है। आप लोगों के लिए बहुत सारा रेलिवेंट कंटेंट जो है, जो आपके लिए यूजफुल रहता है फॉर योर प्रिपरेशन, फॉर योर एग्जामिनेशन, वो मेरी तरफ से आता रहता है, आने वाले समय में भी आपके पास हमेशा आता ही रहेगा। और मैं हमेशा अवेलेबल हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों की हर प्रकार से मदद करने के लिए, गाइडेंस के लिए। बस आप बच्चे अपने पास में बिना रिजल्ट की टेंशन लेते हुए बस अपनी मेहनत करते चले, अपने ऊपर विश्वास रखे, अपना बेस्ट तरीके से एफर्ट दे, अपने ऊपर जी जान लगा दे मेहनत करने पे, अपने पास एग्जाम्स को क्लियर करने पे, एंड श्योरली आप लोगों को सक्सेस हासिल होगी, ठीक है ना। सो बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर प्रिपरेशन, ट्रस्ट द प्रोसेस, एंड ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। बाय बाय बेटा।